Okay, we will start today the session that is called Introduction to SAP. सबसे पहले मैं इस सेशन में आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी SAP के बारे में एक या दो सेशन में मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको कोई भी इंटरव्यू में एक भी सवाल नहीं पूछेगा, एक भी सवाल आपको नहीं पूछेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि SAP सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, एक्चुअली क्यों ये कंपनी मार्केट में आई, क्या वजह थी आने के लिए, ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके बारे में कोई भी इंटरव्यू सवाल, मतलब SAP कहाँ है, कौन सी कंपनी, कैसा स्टार्ट हुई, इसके बारे में आपको कोई भी आपको इंटरव्यू में सवाल नहीं करेगा। हाँ, नॉलेज पर्पस के लिए आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अब हम लोग जो सिक्योरिटी और GRC जो सीख रहे हैं वो यही कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। It's all about SAP software company. Okay. Now, what do you mean by SAP? देखिए, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे SAP बोलते हैं। इसको SAP कभी भी नहीं बोलना, कभी भी SAP बोल के नहीं बोलना, इसको बोलना SAP। क्यों SAP बोलना? क्योंकि इसका एक अब्रिविएशन है, जैसा इसका एक फुल फॉर्म है। SAP का मतलब क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, इसका मतलब होता है। इसीलिए इसको SAP नहीं बोलना, SAP बोले तो एक वर्ड हो जाता, लेकिन ये अब्रिविएशन है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। एक्चुअली इसको क्यों कहा गया, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग क्यों कहा गया, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको सिस्टम क्यों कहते हैं। सिस्टम बोले तो क्या, ए सिस्टम रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट। देखिए, ये जो वर्ड है ना, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड जो वर्ड है ना, आपको हमेशा याद रखो, ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है SAP में। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है मालूम? एग्जाम्पल आप समझो, अब नीचे एक कंप्यूटर दिया, हर एक चीज़ इंटरलिंक है ना, हर एक चीज़, जैसा रैम है हार्ड डिस्क पे डिपेंड है, हार्ड डिस्क है और एक चीज़ पे जैसा प्रोसेसर पर डिपेंड है, हर एक चीज़ एक चीज़ पे डिपेंड है। अगर कोई भी अगर चीज़ निकाल दिया तो वो पूरा सिस्टम काम नहीं करता। वो क्यों, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब लिंक किया गया, हर एक चीज़ को हर एक चीज़ से लिंक करते ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो इंटीग्रेटेड, ये वर्ड आप याद रख लो। सो ये सिस्टम रेफर्स टू द ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट। देखो यहाँ सेट बोले तो क्या बोले, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, प्रोसेसर है, जो भी सिस्टम में कंपोनेंट है वो सारे मिला को एक सेट होता। तो ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, एग्जांपल समझो, अब एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या होना, एक हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर है, और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने वाले लोग हैं, पीपल, एंड प्रोसेस, एक प्रोसेसर था। जैसे एग्जांपल, अगर प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर आपको कोई डेटा होना तो आप क्या करते हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, जैसा कि C ड्राइव D ड्राइव में जाते हैं, एक फोल्डर को ओपन करते हैं, वो फोल्डर में और एक फोल्डर रहता, उसमें जाके एक फाइल को निकालते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो क्या है, जैसे एग्जांपल अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, फाइल को ढूंढते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट कमांड देते हैं, उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस। सो एक सिस्टम क्या है बोले तो, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, पूरे कंपोनेंट का एक सेट है, उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और वो एक प्रोसेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये पूरे वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए गोल और फंक्शन, ये पूरे सारे मिल को क्या करते हैं, एक काम को अंजाम देने के लिए काम करते हैं, ये पूरे मिल को एक काम को अंजाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो SAP का जो पहला जो मतलब है सिस्टम, वो ये मतलब है। सेकेंड आता एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोलती है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक इमेज डाला हूँ, मैं हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि अलार्म है, उसके बाद कैलेंडर्स है, इंटरनेट है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे क्या है, SAP का एप्लीकेशंस अलग होता। मैं पहले बताता हूँ कि एप्लीकेशन क्या होता है। एन एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन फॉर द यूज़र। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, जैसा कि व्हाट्सअप लो, व्हाट्सअप के पीछे एक प्रोग्राम लिखा गया, व्हाट्सअप के पीछे एक सॉफ्टवेयर है ना, प्रोग्राम लिखा गया, और वो वही काम करता जो व्हाट्सअप करना चाहिए। एक सेट ऑफ प्रोग्राम उसको बना रहे थे कि यही काम करना आपको। यहाँ पे सेट ऑफ फंक्शन बोले तो अलग अलग फंक्शन, जैसा कि आप इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो भी कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ये सेट ऑफ फंक्शन है, एक में अलग अलग फंक्शन, सेट ऑफ बोलते डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ फंक्शन। सो हमें यूजुअली, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि हमारे मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है वो है ना, एक पीछे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है और वो फंक्शन करता। जैसा कि अलार्म है, अलार्म में सिर्फ अलार्म नहीं रहता, उसमें क्लॉक रहता, तुम्हारा टाइमर रहता, बहुत सारी चीज़ें रहते। तो इसको बोलते हैं एक डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता। लेकिन SAP में
एप्लीकेशन अलग होता है। यहाँ आपको मैं समझाने के लिए मैं आपको मोबाइल का एप्लीकेशन लिया, लेकिन एसएपी का एप्लीकेशन अलग होता। इससे पहले मैं आपको पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, जैसा कि डू यू नो वेरियस डिपार्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स बोलते हैं इसको, फाइनेंस, कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग क्या होता है, जैसा कि मैं बताया, जब भी हम लोगों को कोई मटेरियल होना पड़ता, प्रोक्योर करना पड़ता, तो वो उसका कॉस्ट हम लोग देते हैं कि कितना, अगर मैं थर्ड पार्टी से परचेज कर रहा हूँ तो कितना मुझे कॉस्ट लगेगा, अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। ये कंट्रोलिंग रहता है। ये डिफरेंस है फाइनेंस और कंट्रोलिंग में। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि सेल्स ऑर्डर आया हमें, उसके बाद हम लोग डिलीवरी करें, पिकिंग करें, पैकिंग करें, उसके बाद डिलीवरी करें, उसके बाद इनवाइस करें, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता, परचेज करना, प्रोक्योर करना। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग, यहाँ पे हम लोग खुद बनाना, उसका प्लांट मेंटेनेंस, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे डिपार्टमेंट है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये इन एसएपी टर्म्स में ये डिपार्टमेंट हमें, ये क्या है, ये हमारे एप्लीकेशंस है। एक मिनट, क्यों स्टॉप हो गया है, सॉरी। ये क्या है, हमारे एप्लीकेशंस है ये। ठीक है, ये एसएपी की एप्लीकेशंस क्या है, ये है फाइनेंस, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट मेंटेनेंस, ये सारे हैं ना, ये एप्लीकेशन है। जिस तरह मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स करके बोलते हैं। एप्लीकेशन एसएपी के एप्लीकेशंस है ये, एप्लीकेशन और एसएपी के मॉड्यूल्स है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या, जैसा कि प्रोडक्ट्स रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और मॉड्यूल्स दैट एसएपी सेल्स टू बिजनेस टू हैंडल डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। वो एक प्रोडक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल समझो, अगर आप देखे होंगे, आप समझो एक ऊबर है, ऊबर कंपनी है, वो टैक्सी ये करता है। अब मैं समझो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, मैं उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया वो टैक्सी पर्पज़ के लिए यूज़ होता, तो वो मैं क्या करूँ, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रहा हूँ कि भाई अगर तू मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो तुम्हारा टैक्सी का जो भी कलेक्शन करना है, ड्राइवर को ये करना है या जीपीआरएस लगाना है, हर चीज़ मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो इसलिए बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या, एक बिजनेस के लिए जो भी उसका बिजनेस है, जैसा ट्रैवलिंग है, ऑयल एंड गैस है, ऐसा अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देना, तो इसको बोलते हैं एसएपी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आर मॉडल्स दैट एसएपी सेल्स टू बिजनेस। वो क्या करता, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाता, वो बिजनेस के लिए मैच हो सका, वो बिजनेस को मैनेज करे सका, वो बिजनेस को कंट्रोल करे सका। उसके बाद क्या करता, ही विल सेल टू बिजनेस टू हैंडल डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। उसके जितने भी बिजनेस प्रोसेस है वो सारी चीज़ों को हैंडल करता वो प्रोडक्ट्स के जरिए से, वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के जरिए से। इसे क्या बोलता है, एसएपी टर्म में एसएपी का प्रोडक्ट्स होता। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्री। अब एग्जांपल एक कंपनी है ट्रैवल एंड टूरिज्म, आपको मालूम है वो क्या करता है, एसएपी सिर्फ इनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के देता जहाँ पे वो मैनेज कर सकते हैं कि ट्रैवल और टूरिज्म मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल एंड गैस है, हॉस्पिटलिटी है, जैसा कि होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर है, उसके बाद रिटेल एंड ई कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका काम क्या है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ डिलीवरी करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज अरेंज करना। ये अलग अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसा एजुकेशन है, बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, ऐसा अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सोल्यूशन बना के देता। तो उसके लिए उन्हें एसएपी क्या बोलता, मेरा प्रोडक्ट बोलता है, मतलब एसएपी प्रोडक्ट्स बोलता। ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग ए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, दीज काइंड ऑफ बिजनेस। और एक चीज़, जैसा कि एसएपी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये मैं आपको बताया इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स नहीं है। ये यहाँ पे एसएपी के प्रोडक्ट्स है, जैसा कि एसएपी ईसीसी। सबसे पहले एसएपी क्या करा, ईसीसी शुरू करा, और एसएपी S4 हाना शुरू करा। उसके बाद एसएपी बिजनेस वन, ये अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग उन्हें क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, बिजनेस एसएपी बिजनेस बाय डिज़ाइन। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, ये प्रोक्योरमेंट टू सोल्यूशन है, एसएपी अरीबा बोल के निकाला, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। जैसा मैं बताया, अगर मुझे स्पेयर पार्ट्स होना, मैं समझो मैं बाइक बना रहा हूँ, मुझे स्पेयर पार्ट्स होना, वो सारे स्पेयर पार्ट मेरे पास नहीं है, मैं मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, मैं थर्ड पार्टी से परचेस करके असेंबल करके बेच रहा हूँ बना के। तो ये प्रोक्योरमेंट का जो सोल्यूशन है वो एसएपी अरीबा बोल के बनाया, ये एसएपी का प्रोडक्ट है। एसएपी सक्सेस फैक्टर मतलब एचआर और एचआर की जो टैलेंट टीम होती है, जैसा कि एचआर हमें जो रिक्रूट करते हैं ना, रिक्रूट करते, सलेक्शन करते, इंटरव्यू लेते, जो भी उनका अंदर प्रोसेस रहता और एम्प्लॉय को हैंडल करना, सारे सोल्यूशन उन्हें क्या करता, एसएपी सक्सेस फैक्टर बोल के बनाया। उसके ज़रिए से पूरे एचआर के सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता।
ठीक है। ये पूरे एसएपी के प्रोडक्ट्स है। ये बस जस्ट नॉलेज पर्पस, ओके। इसके बारे में आपको कोई भी इंटरव्यू सवाल नहीं करेगा, जस्ट नॉलेज पर्पस। जैसा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, एसएपी सिक्योरिटी ईसीसी। अब हमें जो एसएपी सिक्योरिटी जो सीख रहे हैं ना वो ईसीसी प्लेटफॉर्म, और एसएपी जीआरसी जो सीख रहे हैं ना वो S/4HANA फ्यूरी बोलते हैं उसको। हम ये प्लेटफॉर्म में सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ईसीसी और S/4HANA को इंटीग्रेटेड करते हैं, यानी कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे कनेक्शन करने से क्या होता है, जो एसएपी सिक्योरिटी ईसीसी में जो डेटा है हम लोग जीआरसी में दे सकते हैं, और जीआरसी में जो डेटा है वो ईसीसी में जाकर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम लोग कैसा इंटीग्रेशन करना, कैसा कनेक्शन करना, वो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एसएपी सिक्योरिटी का जो प्रोडक्ट है ईसीसी, वो हम लोग एसएपी सिक्योरिटी सीखने वाले हैं। और एसएपी जीआरसी में S/4HANA फ्यूरी एक टेक्नोलॉजी नया चीज़ आया, क्लाउड बोलते हैं इसको, ठीक है, वो सीखने वाले। अब ये आया डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब क्या, डेटा प्रोसेसिंग मीन्स द कलेक्शन, मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता कि इट विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से कलेक्शन करता। मैनिपुलेशन का मतलब चेंज करना, मैनिपुलेट करना। एनालाइज करता डेटा की क्या कितना सही है, इसका डुप्लीकेट डेटा है क्या, हाँ इसमें बहुत सारा स्पेस है, निकालना क्या, इसे बहुत सारे काम है, काम बोले वहाँ पुलिस स्टाफ है, इसको सही करना क्या, इसको बोलते हैं एनालाइज ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता, पूरा निकाल को कलेक्शन कर को उसको चेंजेस कर को उसको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बना के क्या करता, क्लीन डेटा आपको देता। क्योंकि तुम्हें वो डेटा देखने के बाद आपको समझ में आना कि मुझे क्या डेटा दिख रहा, मैं क्या डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझो, एक स्टोर है, आपको मालूम है बहुत सारे स्टोर है, जैसा जियो मार्ट है, तुम्हारा हाइपर मार्केट है, बहुत सारे मार्ट है जो माल आपको गए रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल समझो, एक मैनेजर नया अभी मैनेजर आया, स्टोर मैनेजर, एक अपॉइंटमेंट हुआ। वो अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या गया, अभी सीज़न आया, समझो रमज़ान का या बकरीद का, जो भी एक सीज़न आया, फेस्टिव सीज़न आया। लेकिन फेस्टिव सीज़न में क्या हो गया, उसको मालूम नहीं था कि ये सीज़न में कैसा सेल होने वाला है, क्या सेल होने वाला है। तो जितना मटेरियल वो वेंडर्स को ऑर्डर दिया था वो सारा 2 दिन में ख़त्म हो गया। लेकिन अभी सीज़न 10 दिन है, क्या होगा, वो कंपनी को लॉस होगा। तो उसने जब उसका ये जो मिस्टेक उन्हें किया, ये क्यों किया, क्योंकि उन्हें डेटा को एनालाइज नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रीवियस डेटा देखता कि लास्ट रमज़ान क्या हुआ था, लास्ट बकरीद क्या हुआ था, लास्ट दिवाली में क्या हुआ था, क्या सेल था, कौन सा मेटल बिका था, अभी डिमांड क्या है, ये डेटा अगर एक्यूरेट उन्हें प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा अगर निकालेगा तो उसको एनालाइज करता है कि अब क्या सेल होने वाला है, इस बार कितना सेल होगा, इस बार क्या डिमांड रहेगा, कौन सा नया प्रोडक्ट है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन अगर आने के बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे कितना अभी बाई करना है, कि किसके पास मुझे बाई करना है। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको डेटा प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा सारा मिल को, इसलिए एसएपी सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेस करते हैं हम लोग डेटा। जैसा कि अब इमेज में यहाँ दिखाया गया, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको माउस से दिखाता हूँ। ये है ना इंटरनेट से लिया हुआ डेटा, ये है ना कुछ ये ईमेल, ये जो दिख रहा ये डेटाबेस है, ये जो ब्लैक है ना ये डेटाबेस, और यहाँ पे कुछ कार्ड जैसा दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट, इन्हें क्या कर रहा, पूरा मिक्स कर दिया डेटा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा, सिस्टम प्रोसेस किया डेटा, मतलब ईमेल को अलग किया, वो इसको अलग किया, ये डेटाबेस को अलग किया, अलग अलग करके अभी अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे जो बैठे इनको मीनिंगफुल डेटा दे रहा है कि एक्चुअली डेटा क्या है। अगर डुप्लीकेट है निकाल के दे रहा है, अगर स्पेसेस ज़्यादा है निकाल के दे रहा है, अगर अननेसेसरी है, अननेसेसरी कुछ वर्ड्स है ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल के दे, मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है। और ये लोग वो डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। ओके, पूरा डेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स से डेटा लेता, आपको क्लीन एंड डेटा देता, दैट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेस। ओके, जैसा कि हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़ में देखते हैं ना, अलग अलग से सोर्सेस से आता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है डेटा, उसके बाद वहाँ पे कलेक्शन करता है, अलग अलग डेटा आता है कि मीनिंगफुल, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स से डेटा लेके प्रोसेस करता है ना, उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ विल स्टार्ट। अभी हम लोगों को मालूम हुआ कि एग्जैक्टली एसएपी क्या है। एसएपी का मतलब क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद एक मिनट है, सॉरी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एसएपी एग्जैक्टली क्या है, कंपनी हमें एग्जैक्टली क्या है मालूम है, लेकिन कब स्टार्ट हुई। एसएपी एज ए कंपनी स्टार्टेड इन द ईयर 1972 में ये कंपनी एग्जिट हुई। लोकेशन कहाँ था,
जर्मनी का लोकेशन था। और जर्मन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंपनी, बहुत सारे कंपनी ऐसे है कि ज़्यादातर यूएस में उन्होंने ना, बहुत सारे कंपनी ज़्यादातर यूएस में पैदा हुए, लेकिन ये एसएपी जो है ये जर्मन की कंपनी है, ठीक है, इसलिए से एजी बोलते हैं। इट इज़ ए यूरोपियन बेस्ड कंपनी, वन ऑफ द मेजर कंपनी फ्रॉम यूरोपियन बेस्ड इन एसएपी। और बहुत सारे कंपनी में यूरोपियन का सबसे बड़ा अगर सॉफ्टवेयर कंपनी कोई है, जर्मन का सबसे बड़ा अगर कंपनी जो है अभी जो दुनिया में जो चल रहा है वो है एसएपी। इवन यूएसए में इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हु स्टार्टेड दिस कंपनी, कौन स्टार्ट करे? IBM, 5 IBM एम्प्लॉय, 5 IBM के एम्प्लॉय थे, दे स्टार्टेड द कंपनी। उनका नाम यहाँ है वेलन रेथर, हेक्टर, हॉप, प्लेटनर एंड चीरा। ये 5 लोग थे जो IBM के एम्प्लॉय थे, और ये लोग चाहते थे कि हम लोग एक बिजनेस करें, एक नया सॉफ्टवेयर लाए। ये पांचों मिलकर एक कंपनी बनाए। दे वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड विच एक्ट लाइक ए रेडीमेड पैकेज टू एवरी बिजनेस। कैसा? अगर ये पैकेज ले लिया, फॉर एग्जांपल समझो अगर मेरा टूरिज्म का मेरा बिजनेस है, या मेरा हेल्थ केयर का बिजनेस है, जैसा कि हमारे मुजफ्फर भाई फार्मेसी का बिजनेस है, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, तो रेडीमेड पैकेज मुझे मिल जाना, जहाँ कि मैं दूसरा फिर और एक सॉफ्टवेयर में नहीं यूज़ करना, और एक सॉफ्टवेयर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ना। तो वैसा सॉफ्टवेयर उन्होंने क्या कर, पूरा रेडीमेड सोल्यूशन बना के दे डालना, ये इनका मकसद था। ऐसा बनाएंगे बोल के ये लोग प्लान किए, तो ये सक्सेस हो गए, ठीक है। अभी यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछो। जी नहीं साहब, कोई सवाल तो नहीं है। आपको क्लियर है? ये इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, कोई भी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक्चुअली ये पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसको बोलते हैं, आपको सुने कभी नाम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP? कभी सुने नाम ERP? नहीं सर। ओके, ठीक है। SAP को देखो, एक्चुअली जो मेन जो मकसद था कंपनी का, वो सोल्यूशन यही था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका मतलब क्या बोले तो, फॉर एग्जांपल अब देखो इसको क्या बोलते, देखो एंटरप्राइज बोले तो क्या, ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी बिजनेस है, बड़ा बिजनेस होना। देखो एक है SAP जो सॉफ्टवेयर है, ये छोटे मोटे कंपनी या मिडिल लेवल कंपनी नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटे मोटे कंपनी यूज़ नहीं करते। इसलिए यहाँ लिखा गया यूज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना वैसा। रिसोर्स बोले तो क्या, अब देखो एक बिजनेस के लिए क्या होना, मनी होना, मैन पावर होना, जैसा लोग होना, पीपल होना, मटेरियल होना, मशीनरी होना, मार्केटिंग होना, मेथड होना, एडवर्टाइजमेंट होना, बहुत सारी चीज़ें होना, तो वो रिसोर्स प्लानिंग बोले तो क्या, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेस। तो जो भी रिसोर्सेस आपको मिल रहा है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना और आप उससे फ़ायदा उठाना, तो ये है प्लानिंग करना। तो एंटरप्राइज रिसोर्स का प्लानिंग का मतलब सिम, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो इसका कॉन्सेप्ट क्या, ये आने की वजह क्या, what is the concept of ERP, why they want to introduce ERP to the world, what is the purpose behind to introduce SAP with ERP feature, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, देखो जैसा कि आप बताए ना मुझे कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। यहाँ है देखो सेल्स है, अब एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक सिस्टम है, एक आदमी सिर्फ सेल्स देख रहा, और प्रोडक्शन में भी एक सिस्टम है, वहाँ भी एक आदमी है, लॉजिस्टिक में भी है, बिल्डिंग में भी है, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। मतलब समझो अगर प्रोडक्शन वाले को कुछ डेटा होना बोले तो उन्हें क्या करना, जाकर उसको बोलना भाई सर डेटा होना था, मुझे निकाल के इसमें पेन ड्राइव में कॉपी करके दे, मैं है ना यहाँ पे डाल के उसको प्रोसेस करता हूँ। इसीलिए लॉजिस्टिक को इन्फॉर्मेशन होना बोले तो उन्हें सेल्स से लेता, बिलिंग का इन्फॉर्मेशन होता है फाइनेंस से लेता, नहीं तो प्रोडक्शन से लेता, सेल्स से लेता। इनके बीच में कनेक्शन ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके। तो ये प्रॉब्लम था 1972 से पहले, ये प्रॉब्लम था, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में वो इंटरलिंक नहीं थे, कनेक्शन नहीं था। तो इसी वजह से क्या हुआ, अगर मुझे कितने ऑर्डर आ गए मुझे नहीं मालूम होता था, लॉजिस्टिक वाले नहीं मालूम होता था कि मैं कितना, वहाँ से मैं प्रिंट आउट का लेकर ना उसके बाद जाके लोड करना, अनलोडिंग करना, जो भी करना, ऐसा मैनुअल होता था काम, क्या है मैनुअल होता था, ये प्रॉब्लम था। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, बिजनेस विदाउट ERP। अब जरा ये कॉन्सेप्ट समझो आप, ERP से बिजनेस कैसा था पहले। एग्जाम्पल समझो, कस्टमर कॉल्स टू प्लेस ऑर्डर फॉर कार। एक कस्टमर का कॉल किया और बोला कि मुझे कार होना, अब उन्हें वो ऑर्डर कहाँ आया, कस्टमर का ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट को, फर्स्ट काम हुआ। सेकंड क्या हुआ, सेल्स वाला बोलता इन्वेंट्री को, भाई तेरे पास इन्वेंट्री है या नहीं है, तो उन्हें क्या बोलता, अगर नहीं है तो प्रोडक्शन करना, भाई मेरे पास कार थे पूरे बुक हो गए, अभी मुझे प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके मुझे बनाना, मुझे कम से कम 1 महीना लगता टाइम। इन्हें बोलना, इन्हें बोलने के बाद मैनुअली उन्हें डेटा देता। अब फिर उन्हें क्या करता, नहीं भाई मेरे पास प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए मेरे पास मटेरियल भी नहीं है,
अब उन्हें क्या करना, फिर प्रोक्योर करना, क्यों रॉ मटेरियल परचेज करना, उन्हें परचेजिंग करना, फिर उसको बोलता उन्हें भाई मुझे परचेजिंग करना। ये पूरा मैनुअल चल रहा था, कनेक्शन ही नहीं था, जाके मैनुअली करना पड़ता था, मैनुअली बोलना पड़ता था। इसी वजह से क्या हुआ है कि ईआरपी कॉन्सेप्ट आने का एक मकसद बना। ठीक है, ये ब्लर है, देखो जैसा कि ब्लर है लेकिन बहुत यूज़फुल है ये। जैसा कि क्या था पहले, देखो कंप्लीट रिक्वेस्ट इन एक्सेल, एक आदमी है एक रिक्वेस्ट एक्सेल में बनाया, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें प्रिंट करा, प्रिंट एंड साइन करा, अप्रूवल गया, मैनेजर क्या करा, अप्रूवल करा, वो जाको फाइनेंस में गया, फाइनेंस वाला क्या करा, अप्रूव करा, साइन करके दिया। उसके बाद इन्हें आया मैनुअली एंट्री इन ईआरपी में क्या करी, उन्हें आके मैनुअली एंट्री करी। तो मतलब क्या हो रहा था, मैनुअल हो रहा था, हर चीज़ मैनुअल हो रहा था। उन्हें करने के बाद, ऐसा होने के बाद एक टाइम लग रहा था उसे, कोई भी इंटरनल लिंक नहीं था, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट पर्सन से लेकर, मतलब ये पर्सन से लेके ये लड़की तक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम था ईआरपी से पहले। उसके बाद ओके यहाँ पे, डू यू थिंक नॉन ईआरपी इज गुड वन और नॉट, इफ यस वाई इट इज़ गुड, इफ नो वाई इट इज़ नॉट गुड। थोड़ा बोलो इसके बारे में। एग्जाम्पल में बताया, ईआरपी इससे पहले क्या था, एक एक डिपार्टमेंट को इंटरलिंक नहीं था, इसकी वजह से मैनुअली आपको अप्रूव करना पड़ता था, मैनुअली आपको जाकर बोलना पड़ता था कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स है। उसको नहीं मालूम होता था फाइनेंस वाले को कि अभी मेरे पास पैसा कितना आने वाला है, ऐसा था, मतलब इंटरलिंक नहीं था। तो इसीलिए क्या है, ईआरपी नॉन ईआरपी क्या है, गुड नहीं था, मतलब इट इज़ बैड एक बिजनेस के लिए ना, क्योंकि कई टाइम कंज्यूम हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, और एक्यूरेट डेटा आपको एक्यूरेट टाइम में नहीं मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन द ईआरपी प्रोवाइड टू बिजनेस एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर में एक ईआरपी आ गया। अब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा, आप कोई भी परचेस करा ना, डायरेक्ट आपके हार्ड डिस्क में आपको, मतलब आपके सॉफ्टवेयर में आपको मालूम हो रहा कि कितना मुझे ऑर्डर आया। हर एक डेटा, हर एक डिपार्टमेंट, जैसा जैसा कि मैं बताया था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स है, परचेजिंग है, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग है, पेरोल है, सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेंडर इंटीग्रेशन, ये पूरा जो डेटा है ना एक जगह आ गया। मतलब समझो एग्जांपल, अगर सेल्स में अगर मुझे सेल आता तो हर एक डिपार्टमेंट आप देख सकता कि कितना सेल आ गया, हर एक, जैसा कि मुझे ऑर्डर आ गया, अभी समझे 10 कार का ऑर्डर आ गया, जैसा मुझे 10 कार का ऑर्डर आ गया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाता कि प्रोडक्शन वाले को कि अभी 10 कार का ऑर्डर आ गया, अभी मेरे पास क्या 10 कार है, या मैं प्रोक्योर करना या मैं प्रोडक्शन करना, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मालूम जाता था। इसको बोलते हैं ईआरपी। जैसे एग्जाम्पल फाइनेंस है, अब फाइनेंस वालों को मालूम हो गया, इन्हों क्या करते हैं, कौन मटेरियल मैनेजमेंट वाले, भाई मेरे पास इतना रॉ मटेरियल होना, मुझे इतना 10 कार बनाना है, मैनेजमेंट होना बोल के उन्हें क्या करता, एक ऑर्डर परचेज रिक्वेजिशन बोल के उन्हें एक रेस करता, ऑर्डर मुझे परचेज करना, परचेज के लिए एक रिक्वेस्ट रेस करता, उसे बोलते हैं परचेज रिक्वेजिशन। जैसा उन्हें परचेज रिक्वेजिशन जाता, फाइनेंस वाले को मालूम हो जाता कि भाई मेरे पास इतना बैलेंस है, अब मैं वेंडर को इतना देना, मैं रिजर्व करना इतना फंड को, उसे मालूम हो जाता, इमीडिएटली मालूम हो जाता। इसको बोलते हैं ईआरपी। सिंपल कॉन्सेप्ट, जो कुछ कंपनी में हो रहा, हर एक आदमी, हर एक डिपार्टमेंट इमीडिएटली वो डेटा को देख सकता है, इमीडिएटली वो डेटा को एक्सेस कर सकता, इसको बोलते हैं ईआरपी। यही सोल्यूशन उन्होंने देने के लिए एसएपी बनाए। क्लियर? जैसा कि यहाँ पे दिखाया देखो, पूरे डिपार्टमेंट, देखो कस्टमर है, उन्हें सेल्स को दिया, सेल्स वाला क्या कर इन्वेंट्री को पूछता, ये पूरा हर एक चीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड हो गया। अभी कहाँ पे किसको ज़रूरत है, कौन सा ऑर्डर आया, हर एक डिपार्टमेंट वाला भी दे सकता। फॉर एग्जांपल अगर समझो, अगर कहाँ पे अगर प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बोला कि नहीं भी मुझे और एक 4 लोग काम करने के लिए चाहिए बोले, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन से एचआर को चल जाता है इन्फॉर्मेशन। एचआर वाले को इमीडिएटली मालूम हो जाता कि भाई अभी एक 8-10 दिन के अंदर 4 लोगों को रिक्रूट करना भाई बहुत अर्जेंट है करके वो समझ में आ जाता है। उसको जाके फिर मैनुअली बोलना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली इसको मेल करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अप्रूवल करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको क्या है डायरेक्टली सिस्टम में आके अपडेट हो जाता है। इसको बोलते हैं ईआरपी का रियल टाइम डेटा मालूम हो जाता। सिंपल कॉन्सेप्ट। और एक बार मैं एक सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में बोलने की मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे भी देखो कस्टमर है, पूरा हर एक डिपार्टमेंट इंटरलिंक हो गया, ठीक है। सो एक लेमन लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ, देखो व्हाट इज़ ईआरपी। ERP allows to integration all the operational units such as human resource, manufacturing, sales, marketing, finance, accounting, procurement, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन। क्या कर रहा हूँ उन्हें, हर एक चीज़ को इंटीग्रेशन कर रहा था। बता बोल रहा हूँ ना मैं, ये वर्ड याद रखो आप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मतलब कनेक्शन करता ना। जितने भी ऑपरेशनल यूनिट्स है कंपनी में, जितने भी काम करने के जो डिपार्टमेंट है, वो पूरे डिपार्टमेंट को ने कनेक्ट करता था। जो कुछ वो डिपार्टमेंट हो रहा आप भी दे सकते, फाइनेंस में पैसा चला गया आप भी दे सकते,
सेल्स में अगर कोई सेल्स में अगर कोई मटेरियल वापस आ गया, आपको इन्वेंट्री को आ गया, तो आप हर डिपार्टमेंट देख सकता, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को ने क्या किया, इंटरलिंक कर दिया, कनेक्शन कर दिया। इसके वजह से जो कुछ डिपार्टमेंट में हो रहा है, हर आदमी हर डिपार्टमेंट वाला वो डेटा को देख सकता। ठीक है, सो मैनुअल जो वर्क था, जो टाइम कंज्यूमिंग वर्क था, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम अलाउज द बिजनेस टू अचीव रियल टाइम बिजनेस प्रोसेस। रियल टाइम बिजनेस प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल रियल टाइम का मतलब क्या बोले तो, जैसा सेल्स ऑर्डर आया तो फाइनेंस टीम को मालूम होगा कि अब हम लोग एक सेल्स ऑर्डर आया, इतना पैसा आने वाला है, मालूम होगा एग्जांपल। या आप अगर वेंडर को अगर ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप फाइनेंस वाले को ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे इतना पैसा होना, अभी नेक्स्ट ऑर्डर के लिए इतना मैं रॉ मटेरियल लेने वाला हूँ, आप इतना पैसा मुझे देना। इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पास होता है, इसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा। जैसा आप सेल्स समझो, सेल्स में कुछ कोई भी डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत चेंजेस होता ना, इमीडिएटली हर डिपार्टमेंट में वो चेंजेस आप दे सकते हैं, इसको बोलते हैं रियल टाइम बोलते हैं। ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम अलाउस द बिजनेस टू अचीव रियल टाइम बिजनेस प्रोसेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती, इंप्रूव डिलीवरी होती है, रिड्यूस कॉस्ट होता, इंक्रीज प्रॉफिट होता है, इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, इंप्रूव इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हर एक चीज़ इंप्रूव होती है क्योंकि टाइम कंज्यूम होता, हर एक इन्फॉर्मेशन फास्ट आपको स्प्रेड हो जा रहा, हर एक डिपार्टमेंट में डेटा करेक्ट दिखना। इसीलिए क्या होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉफिट के लिए और प्रोडक्ट क्वालिटी करने के लिए ये है ना, ERP बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता। अब देखो यहाँ क्या है, विदाउट ERP नो कोलैबोरेशन। इनके दो जन के बीच में कनेक्शन ही नहीं, कोलैबोरेशन ही नहीं, मतलब यहाँ क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम, इसके पास क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम, दो जन इंटरकनेक्ट नहीं है। लेकिन विथ ERP में क्या होता? कोलैबोरेटिव वर्किंग विथ रियल टाइम डेटा। दो जन के साथ एक इंटीग्रेशन है, इन्हें बोल रहा है मेरे पास ये डेटा है, इन्हें बोल रहा नहीं मेरे पास ये डेटा, दो जन के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो गया, दो जने के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो, इसको मालूम हो रहा है कि इसके पास क्या है, इसको मालूम है इसके पास क्या है, इसको क्या ज़रूरत है वो दे रहा है, इसको क्या ज़रूरत है वो दे रहा है। तो ये इसका मतलब होता है विथ ERP कोलैबोरेटिंग वर्किंग विथ रियल टाइम डेटा। ओके, SAP R/3 इसको क्या बोलते हैं? अब एक मालूम क्या? SAP R/3 बोलते हैं। R/3 का मतलब क्या बोले तो, R स्टैंड फॉर रियल टाइम। आपको जैसा होना रियल टाइम, क्यों रियल टाइम? इसलिए जो भी डिपार्टमेंट में जो भी चेंजेस होता, इंक्रीज डिक्रीज, सेल्स हो, फाइनेंस हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, जो भी अपडेट होता, इमीडिएटली हर डिपार्टमेंट में वो चीज़ इमीडिएटली दिखाई देती है कि हाँ ये डिपार्टमेंट में इतना सेल्स आ गया, इतना पैसा यहाँ से हमारे फाइनेंस से निकल गया, ठीक है, इतना मटेरियल हमारे पास इन्वेंट्री में आ गया, गोडाउन में आ गया, इतना मटेरियल हमारा क्या हो गया, बुक हो गया, रिजर्व हो गया, अभी सेल्स ऑर्डर आ गया, अभी इतना जाने वाला है। हर चीज़ है ना इमीडिएटली अपडेट होता है ना हर डिपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? R/3 बोलते हैं। और 3 बोले तो क्या? 3 स्टैंड फॉर 3 टायर आर्किटेक्चर। ये देखो जर्रा, ये 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये 3 टायर आर्किटेक्चर क्यों आया, कैसे आया बोल के। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेशंस को यहाँ पे SAP के इंट्रोडक्शन तक मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा है ना कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कौन सा? 3 टायर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता, उसके 3 टायर आर्किटेक्चर क्यों आया, किसी लिए पहले फर्स्ट था, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा क्यों आया, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हम देखेंगे। स्टिल ये सब भी जो अभी जो नेक्स्ट सेशन वाला भी होने वाला है वो SAP के बारे में मैं इंशाल्लाह लूँगा। लेकिन क्या है बोले तो इसके बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। हाँ, जो 3 टायर आर्किटेक्चर मैं क्यों नेक्स्ट सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको हेल्प होता जब हम लोग क्या करते हैं कि SAP में सीखते हैं ना, हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, डेटाबेस क्या है मालूम होता है, उसके बाद एक एप्लीकेशन डेटाबेस, ऐसा एक 3 आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत मालूम होना ज़रूरी है कि हम लोग कौन से एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, क्यों 3 पे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट सेशन में रखता हूँ, क्योंकि डिटेल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 आर्किटेक्चर क्या है। स्टिल ये आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है, बस नॉलेज पर्पस। एनी क्वेश्चंस? देखो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह 3 टायर ऑफ SAP आर्किटेक्चर इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, अभी तो क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ तक। कुछ ERP समझ में आया, क्यों एग्जैक्टली SAP क्यों आया, ERP क्यों आया, ERP से पहले क्या था, क्यों आया, वो थोड़ा समझ में आया ना? जी जी, ERP से पहले मैनुअल रहता था, जिसकी वजह से कमी मिलता था, कुछ टाइम डेटा नहीं रहता था। ये आने की वजह से जो है पूरा क्लियर मालूम होने लगा, और काम भी जल्दी होने लगा, टाइम भी बचने लगा इससे।
ओके, एक आपको मैं दो जने का एक सवाल करता हूँ। जी अ, आप ऐसा करो, समझो इसको असाइनमेंट जैसा लो, आप असाइनमेंट जैसा लो, होमवर्क जैसा। जैसा कि समझो आप क्या करो इंशाल्लाह, एक बार सेल्स में हर एक डिपार्टमेंट आप चूज़ करो। जैसा कि एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एग्जांपल समझो, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स है, ठीक है। एक मिनट है। एक सेल्स है, ऐसा सेल्स आप कौन सा भी डिपार्टमेंट लो, सेल्स है, फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस है, सॉरी, फाइनेंस है। उसके बाद कौन सा है, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट है। ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। एक डिपार्टमेंट का मुझे आप प्रोसेस बोलो, क्या क्या रहता है डिपार्टमेंट। आप गूगल का हेल्प लो या चैट जीपीटी का लो, कोई सा भी हेल्प लो आप, इसका है ना इंफॉर्मेशन निकालो आप मुझे। सेल्स का प्रोसेस क्या है, सेल्स का इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसा कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस का प्रोसेस क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आता तुम्हारा एचआर का प्रोसेस क्या है। ऐसा एक डिपार्टमेंट आप लो, जैसा कि अब एक आता प्रोडक्शन प्लानिंग, इसको बोलते हैं पीपी बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का ये क्या है, तो इतना ही बस, ज़्यादा नहीं। सेल्स प्रोसेस, सेल्स, फिनांस, मटेरियल मैनेजमेंट, एचआर, पीपी, इसका प्रोसेस क्या है। आप थोड़ा बहुत ये करो कि थोड़ा होमवर्क करो कि ये डिपार्टमेंट में आपको इसका प्रोसेस क्या होता, हर एक चीज़ का प्रोसेस क्या होता, कहाँ से शुरू होता, कहाँ से एंड होता। थोड़ा बहुत आप है ना ये करो, ठीक है। आप ले सकते गूगल का हेल्प लो। इसके बाद और एक ये बताता हूँ मैं आपको, एक टूल बताता हूँ मैं। एक आपको मालूम है ना चैट जीपीटी क्या है बोल के, हाँ चैट, जी हाँ, चैट जीपीटी का हेल्प लो आप। और एक चीज़ है DeepSeek.com। DeepSeek.com एक चाइना का है, ये चाइना का ही है। और जो इन्फॉर्मेशन डीप सीक देता है ना, ये चैट जीपीटी से भी अच्छा देता है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करना आपको, जैसा कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ ये, देखो दिख रहा ना, चाइनीज़ दिख रहा था मैं, ठीक है। आप डीप इसको सीक पहले इंग्लिश कर लो, यहाँ जाके इंग्लिश कर लो, स्टार्ट नो मारो। और यहाँ पे जा आप क्या करना मालूम, कभी भी देखो ये ब्लू में रहना है, ऐसा वाइट में नहीं रहना है। डीप थिंक ब्लू में रहना है, इसको क्लिक करना आप, ठीक है। इसको क्लिक कर, अगर आप करें तो ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसको क्या करना, ब्लू में करना। अब ब्लू में मतलब ये डीप थिंक करता है। जैसा कि एग्जांपल, अगर मैं कुछ डालूँ, समझो मटेरियल, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, एक्सप्लेन विथ रियल टाइम एग्जाम्पल। अब इसको कमांड दिया तुम्हें, अब देखो ये कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, इसमें एंटर करता हूँ, ये टाइम लेता है, ठीक है। जब तक मैं जाता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है, वो सेम कमांड मैं इसको देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये देखो, देखो आपको मिल जाता, देखो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोक्योरमेंट, रिसीविंग, इंस्पेक्शन। देखो ये पूरा थोड़ा बहुत आप देख लो, पूरे थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट, जैसे नॉलेज पर्पस, ओके, ऐसा कुछ ये नहीं। अब देखो इन्हें डीप थिंक कर रहा, आप डीप हम लोग ये करें ना डीप, इसलिए पूरा डीप में जाके इससे अच्छा डेटा निकाल के देता है। जितना डेटा यहाँ आया ना, उससे अच्छा इन्हें निकाल के देता। तो आपको कभी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करते इस टाइम को, या कभी भी आपको समझ में नहीं कोई चीज़, एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया कि इंटीग्रेशन किससे बोलते हैं, एग्जांपल व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर, ऐसा बोल सकते हैं। और ERP बोल सकते हैं आपको, ऐसा बोल के उसको पूछो आप, तो उन्हें क्या करता हूँ आपको प्योर, मैं इसको छोटा कॉन्सेप्ट है ये, मैं यहाँ पे डाल के ये करता हूँ, वहाँ पे टाइम लेता है। ऐसा डाल के आप है ना इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लो, इसका इस्तेमाल करो आप, चैट जीपीटी का और डीप सीक का, इसका इस्तेमाल करो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। देखो ना टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए मॉडल इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, रियल टाइम इंटीग्रेशन,
ठीक है, इसको हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा आप नॉलेज के लिए ये कर लो, ठीक है। वो भी आप ये करो, और आप ऐसा करो, थोड़ा बहुत जो भी हमें ये रिकॉर्डिंग सेशन है ना, मैं इंशाल्लाह आपको इसका लिंक भेजता हूँ मैं, तो आप डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, या आप ऑनलाइन में भी इसको देख सकते हो, मतलब, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी मैं आपको ये एनी क्वेश्चंस बोलो, क्या है क्वेश्चंस अगर है तो। एसएपी सिक्योरिटी के बारे में बोलना है क्या? आप मुजफ्फर भाई, आप बोल रहे थे कि मुझे एसएपी सिक्योरिटी के बारे में बोलो। ओके फाइन, ओके। लास्ट डे लाइक वी डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स इन एसएपी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। लाइक टॉपिक्स क्या थे? एसएपी स्टैंड फॉर व्हाट, एसएपी एप्लीकेशंस क्या थे, एसएपी प्रोडक्ट्स क्या थे, व्हेन एसएपी कंपनी स्टार्टेड, who started SAP company, and what is the reason behind launching or start introducing the SAP, what is ERP stand for, and what is the important or main benefit of ERP. These are the topic we discussed in our last session. ये सारे टॉपिक थे। थोड़ा रिकैप करेंगे हम लोग बिफोर वी गो फर्दर, विल जस्ट रिकैप दिस सेशन, ओके। सबसे पहले लेट्स रिकैप द डे। ओके, नाउ कैन यू ऑल अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट करो आप सब लोग, और थोड़ा बताओ कुछ याद है आपको एसएपी स्टैंड फॉर व्हाट? आप अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग, कुछ याद है? जी, SAP stands for systems, applications and products. देन ये कोई बात नहीं, अगर आप रॉन्ग भी आंसर दिए तो कोई बात नहीं, जैसा कि मैं बताया ना। सो वेन एवर आई आस्क क्वेश्चन, इफ यू आर गिविंग रॉन्ग फीडबैक और रॉन्ग आंसर, नॉट मैटर, ओनली थिंग इज आई मीन यू नीड टू रेस्पॉन्स। आप रेस्पॉन्स करो मुझे, चाहे आपका आंसर जो भी हो, ठीक है, जो भी हो। इफ्तिकार भाई, इफ्तिकार भाई, आप क्या जानते हैं एसएपी स्टैंड फॉर व्हाट? ये एसएपी जो है अपने को बहुत सारे काम में आता है, जैसे बड़े बड़े कंपनी में, बड़े हॉस्पिटल्स में, और SAP का फुल फॉर्म। नहीं, होटल्स में। एसएपी फुल फॉर्म बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रही हैं? सही है ना भाई, मैं बोल रहा था? हाँ, बोलिए बोलिए आप। हाँ, तो है कि इसमें बड़े बड़े कंपनी, इसमें हर चीज में काम आता है, जिसकी वजह से काम जो है जल्दी हो जाता है, वो शॉर्टकट में हो जाता है, टाइम भी बच जाता है उसके अंदर, और एक डेटा पूरा एक जगह पे रहता, और मार्केटिंग करने के लिए, मतलब किसी को बताने के लिए भी सब है, उसके लिए बहुत अच्छा इजी हो जाता है उससे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा जल्दी में। एसएपी स्टैंड फॉर व्हाट? एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये देखिए, फिर से मतलब आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके बाद एसएपी एप्लीकेशंस क्या है, याद है? जैसा मैंने मोबाइल का एप्लीकेशन बताया था, व्हाट्सअप, कैलेंडर या अलार्म, कैलकुलेटर, ऐसे जो थे ना, ऐसा एसएपी के एप्लीकेशंस क्या है? जी, एप्लीकेशंस यानी, और एप्लीकेशन। एक हिंट देता हूँ आपको, हिंट देता हूँ। जैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं? हाँ जी, जैसे कि HR है, या तो जो अपना, Exactly, और सेल्स है, अलग डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स है, फाइनेंस है, मटेरियल सेल्स का है, मार्केटिंग का है, डेफिनेटली, हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, प्रोडक्शन जी, प्लानिंग, प्रोडक्शन और कि जो है ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग का है, मार्केटिंग का है, रोड मैपिंग का है, और नहीं, रोड मैपिंग का नहीं है, रोड मैपिंग इज डिफरेंट थिंग। ओके, विल सी। सर, दीज आर द थिंग्स लाइक HR है, FI है, फाइनेंशियल है, कंट्रोलिंग है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन प्लानिंग है। ये सारे जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिपार्टमेंट है, और इसी को क्या कहा जाता है? एसएपी एप्लीकेशंस, ओके। नाउ एसएपी प्रोडक्ट्स क्या है? एसएपी प्रोडक्ट्स क्या याद है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देर आर वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जांपल टूरिज्म है, होटल है, एजुकेशन है,
ठीक है। इसके लिए वो उनके जो जिस तरह से बिजनेस है उसके लिए डिज़ाइन करके वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप सुनिए कि टैली नाम, टैली 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 सुनिए आप, टैली। जो जो टैली चलता था नहीं आप। हाँ टैली है ना, टैली टैली है ना, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। Yes. इस तरह एसएपी के पोर्ट्स क्या है, एसएपी के पोर्ट्स है जैसा कि एसएपी ईसीसी, एसएपी S/4HANA, एसएपी बिजनेस वन, एसएपी बिजनेस बाय डिजाइन। अगर एसएपी प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन दे रहा है तो एसएपी अरीबा है, एसएपी सक्सेस फैक्टर है, ओके। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एसएपी। नाउ व्हेन एसएपी कंपनी स्टार्टेड, कौन से ईयर में कंपनी बनी है? 1974 शायद। 72, right? You are very near. 72. Good, 72. good. Right. SAP as a company started in the year 1972. So location क्या था? Waldorf था, which is in Germany. And Germany Software Program Company, it is an European based company. ये जर्मनी का सबसे बड़ी कंपनी। अगर सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो यूएस से सबसे ज़्यादा, यूएस जो कंपनी स्टार्ट हुई सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा यूएस में हुई, ठीक है। जी। हु स्टार्टेड एसएपी कंपनी? कौन स्टार्ट करे? कितने लोग स्टार्ट करें? नको नाम नको, कितने लोग स्टार्ट करें? ओके, 5 IBM एम्प्लॉयज स्टार्टेड एसएपी कंपनी। तो इनके नाम थे ये वेलन राथोर, हेक्टर हॉ, प्लैटनर एंड चीरा, ठीक है। ये 5 लोग थे IBM एम्प्लॉय। दे वांटेड टू स्टार्ट ए कंपनी। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग एसएपी? क्यों एसएपी कंपनी शुरू करना चाहते थे वो? क्या था उनका आइडिया, क्या था? पूरा डेटा एक जगह पे रखना, एक जगह पे करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए। ओके, और कुछ भी एरर नहीं आए, सारी इजी तरीके से। Okay, they wanted to introduce a new software to the world which act like a ready-made package to every business. एक ready-made package दे डालना, जैसा एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी था उनके लिए, ऐसा एक रेडीमेड पैकेज दे डालना, वहाँ से वो बिजनेस को रन करना, ठीक है, और पूरा मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये उनका मकसद था, ठीक है। ओके, व्हाट इज ERP स्टैंड फॉर? ओके, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, ठीक है। ओके, बेनिफिट क्या है ERP का? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट? इम्पोर्टेंट बेनिफिट जैसा पहले कंपनी में क्या होता था, हर एक डिपार्टमेंट को लिंक नहीं रहता था, याद है? सो डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, हाँ राइट। सो जितने डिपार्टमेंट थे वो क्या करना, सेपरेटली उनके पास एक डेटा रहता था, और डेटा लेके वो क्या करते थे, अप्रूवल के लिए वहाँ जाना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था, तो इंटरलिंक नहीं होता था। और जब भी हम लोग एंट्री करते तो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होता था कि एग्जैक्टली वो एंट्री क्या हुआ, ठीक है। तो ये बेनिफिट था ERP का। जैसा कि मैं बताया था आपको, जैसा अलग अलग ये क्या है डिपार्टमेंट्स है, जैसा कि सेल्स, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, बिलिंग, ये अलग अलग है, मतलब इंटरलिंक नहीं है, इंटरलिंक नहीं, अलग अलग है। तो मैनुअली उनको क्या करना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता था अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है। उसके बाद क्या था, विदाउट ERP नो कोलैबोरेशन था, दो जने के बीच में इंटरलिंक नहीं था, कोलैबोरेशन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ERP आया। ERP आने के बाद हर आदमी क्या कर सकता, जो भी डेटा, जैसा एग्जांपल समझो यहाँ पे CRM है, मैं माउस से कर, CRM है, अगर CRM में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर डालता तो वो डेटा यहाँ पे आ जाता, और हर डिपार्टमेंट वाला, कितने डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट और डेटा को देख सकता था, एक्सेस कर सकता था, देख सकता था, ठीक है। तो ERP का एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बन गया, जहाँ से जो भी अगर अपडेट, जो भी डिपार्टमेंट में अगर अपडेट होता तो हर आदमी उसको देखता और वो डेटा को मतलब एनालाइज कर पाता, ठीक है। ये एक्चुअली मकसद था ERP का। उसके बाद क्या हुआ, विथ ERP कोलैबोरेशन वर्किंग विथ रियल टाइम डेटा, तो कोलैबोरेशन हो गया, तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन था वो लिया, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन वो लिया, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई, ठीक है। ओके, ठीक है। आज जो हमारा जो सेशन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज कॉल्ड SAP को R/3 बोलते हैं, आप सुना होगा। SAP को क्या है, R/3 बोलते हैं। R का मतलब होता है, R स्टैंड फॉर व्हाट, रियल टाइम, एंड 3 स्टैंड फॉर 3 टायर आर्किटेक्चर। R उसको क्या बोलते हैं, 3 लेयर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। आप 3 लेयर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लो, रियल टाइम और ये। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे
देखो मैं इतना डिटेल्स इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए। तो आर स्टैंड फॉर व्हाट? आर स्टैंड फॉर जी जी रियल टाइम। सो whenever we do any जी transaction it will reflect immediately in database। ठीक है, इफ्तिकार भाई आप म्यूट कर डालो। मैं अगर अनम्यूट करने के बाद आप अनम्यूट करने के लिए बोलने के बाद आप अनम्यूट करो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर डालो प्लीज़। Okay, thank you very much. Okay, R stand for what? R stand for real time. So whenever we do any transactions, it will reflect immediately in database so that everyone can see and access data। क्या इसका मतलब रियल टाइम डेटा? एग्जाम्पल समझो, अब एक डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको बाद में से बताता हूँ, ये आपका डेटा जाके स्टोर हुआ है, तो जो भी आप एक्शन लेते हैं ना तो इमीडिएटली वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। उसका एग्जाम्पल देखो आप समझने के लिए। व्हेन यू बुक ए टिकट ऑनलाइन, जब हम लोग ऑनलाइन में टिकट बुक करते हैं, इमीडिएटली द सीट विल बी रिजर्व्ड इन योर नेम ऑन दैट डे एंड ऑन दैट टाइम। तो जब भी हम लोग टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, हाँ समझो अगर आपको बेंगलुरु से हैदराबाद जाना है लेकिन आप मुंबई में हैं, अगर वहाँ भी अगर आपने बुक किया तो क्या होगा, आपकी जो टिकट है जो डे में और जो टाइम में जाने वाली है वो टिकट रिजर्व हो जाएगी और वो टिकट को कोई भी नहीं बुक कर सकता। यानी क्या हुआ, इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पास हो गया। इसको बोलते हैं रियल टाइम बोल सकते हैं, या आप लाइव डेटा बोल सकते हैं, लाइव डेटा, ठीक है? दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट्स। अब समझो कस्टमर प्रोडक्ट को ऑर्डर कराया, सिस्टम अपडेट सेल्स ऑर्डर इमीडिएटली एंड स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन द सेंस, अब समझो एक कस्टमर है, वो एक आपके पास से प्रोडक्ट को ऑर्डर करा, जैसे ही आप ऑर्डर करा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वालों को क्या मालूम होता है कि भाई इतना मुझे ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर का मुझे इतना रिजर्व करना है कस्टमर के लिए, जितना भी स्टॉक मेरे पास है उतना स्टॉक में रिजर्व करना है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन एकदम उसको पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम डेटा। समझो आप इसको लाइव डेटा समझो, लाइव डेटा, ठीक है? और एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वंस यू डिपॉजिट और ट्रांसफर मनी टू योर बैंक अकाउंट। अगर समझो आपके अकाउंट से आप डिपॉजिट करें या आप ट्रांसफ़र करें, इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, आपके बैलेंस में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं मुजफ्फर भाई को अगर मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया, तो जैसे ही वो फ़ोन पे में पैसा जाएगा, आप बैलेंस चेक करो या मैसेज में देखो कि आपका बैलेंस 10,000 बढ़ गया था। इसका मतलब क्या है, ये रियल टाइम डेटा है, यानी लाइव डेटा है। इसको रियल टाइम डेटा बोलते हैं। इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाना, इमीडिएटली दिख जाना डेटा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम। जस्ट नॉलेज पर्पस, ओके? इसके बारे में आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, बस जस्ट नॉलेज पर्पस, ओके? 3 टायर ऑफ एसएपी आर्किटेक्चर और ओके फाइन। अब 3 टायर आर्किटेक्चर एसएपी आर्किटेक्चर या 3 लेयर ऑफ एसएपी आर्किटेक्चर में फर्स्ट लेयर क्या है? एग्जाम्पल देखो, जब ये 5 IBM की एम्प्लॉय जब स्टार्ट करे कंपनी को, वो सबसे पहले क्या बनाए, ये फर्स्ट लेयर बनाए। एक मिनट, ओके? तो फर्स्ट क्या करें, फर्स्ट जब वो कंपनी इंट्रोडक्शन करे 1972 में, सबसे पहले एक फर्स्ट लेयर बनाए, वो लेयर का नाम था डेटाबेस, ओके? अब आप बताओ, आपको कुछ मालूम है डेटाबेस क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट डेटाबेस? कुछ तो भी अगर मालूम है क्या, डेटाबेस किसे बोलते हो? फर्स्ट जब कंपनी इंट्रोडक्शन करी, जब कंपनी आई तो फर्स्ट वो क्या है, डेटाबेस बनाई। आप अनम्यूट करो, आप मुझे बताओ कि कुछ तो कुछ जानते हैं क्या, डेटाबेस किसे बोलते हैं? हाँ, डेटाबेस डेटा यानी कि जो है हर चीज का इंफॉर्मेशन, हर चीज की चीज। ओके ओके, मुजफ्फर भाई बोलिए। डेटाबेस बोले तो पहले डेटा बोले तो एनीथिंग कैन बी डेटा, डॉक्यूमेंट, आपका फाइल्स, आपके वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी डेटा हो सकता है। सॉफ्टवेयर, तो वो डेटा, सॉफ्टवेयर, तो वो डेटा को जो है ना स्टोर करने के लिए एक लोकेशन देते हैं, उसको डेटाबेस बोलते हैं। ओके फाइन फाइन फाइन, ओके। थोड़ा हम लोग क्योंकि अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में है ना, तो थोड़ा डेटाबेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डिटेल्स में आपको देता हूँ, ठीक है? यू ट्राइड गुड, ओके? आप मालूम है हार्ड डिस्क और ये 2 चीज़ें देखते मालूम है ना आपको? हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहता जी है, हाँ। ठीक है?
हार्ड डिस्क रहता हाँ है, स्टोरेज SSD, होता है वहाँ हाँ पर। SSD HDD बोल के हार्ड डिस्क रहता है। एक्चुअली ये हार्ड डिस्क में क्या रहता है, हमारा डेटा रहता है। सो डेटा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ MP3, वीडियो फाइल्स, PDF, एक्सेल फाइल, सॉफ्टवेयर, ओके, MP3 वॉट एवर, उसमें है ना हमारा डेटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क बोलते हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनल लैपटॉप का या पर्सनल कंप्यूटर का स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन कंपनी में है ना, जी कंपनी में जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं डेटाबेस, ठीक है। वो कंपनी में यूज़ करते हैं, क्या है, डेटाबेस बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली जैसा तुम बताए मुजफ्फर भाई, डेटा दैट इज़ करेक्ट, फाइल्स है, PDF है, एक्सेल है, MP3 है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें फाइल्स में डेटा है, ठीक है। द डेटा इन ए डेटाबेस इज ग्रुप्ड इनटू ए सीरीज ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स, okay, each database record is composed of smaller group of data called segments. A segment is the smallest piece of data information management system can store, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हैं ना, अब ये एक डेटा है, इसको अब और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अब ये डेफिनेशन को कैसा मैं समझाता हूँ आपको इंशाल्लाह। ये देखो, ये क्या है बोलो, लाइब्रेरी, करेक्ट, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। अब समझो मुजफ्फर भाई, एक फार्मेसी की किताब है, एक फार्मेसी किताब है, जी इसमें समझो आथर है, एग्जांपल एक नाम ऐसा ही लेता हूँ मैं, BS रामन, एक्चुअली अकाउंटिंग का है इन्हें, ऐसा ही नाम लेता हूँ BS रामन, ठीक है। जी अब वो किताब है ना, इसमें पूरे जी एक सेक्शन नहीं बनाए, पूरे मिला के रख दिए। अब बोलो आपको किताब ढूंढना है, क्या करेंगे आप, मुश्किल होगा। एक एक करके देखते जाना मिले तक। जी और गारंटी भी नहीं मिलने का। राइट। मिलने का गारंटी अब भी देखो नहीं। थोड़ी देर के लिए समझो, जी हाँ ये जो किताबें आपको दिख रहे हैं ना, ये डेटा है। अगर आप जी डेटा को सिस्टमेटिकली नहीं रखेंगे, आप सिस्टमेटिकली नहीं रखेंगे, तो डेटा जब आपको जरूरत पड़ती है, डेटा वो सिस्टम निकाल के देना ना आपको डेटा, समझ में हाँ आया? सही है। तो एक डेटाबेस में क्या होता है, एक डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना के उसमें सिस्टमेटिकली डेटा रिकॉर्ड होता, ठीक है। सिस्टमेटिकली डेटा को उसके जी अंदर डाला जाता, सिस्टमेटिक वहाँ से निकाला जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक एग्जांपल है, ठीक है। और मैं थोड़ा ये स्क्रीन को यहाँ पे लेता हूँ, मैं ये स्क्रीन को यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये नंबर देख रहे हैं आप, 248 नंबर देख रहे हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ये जो है आपका, इसे बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं वो सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसे जो बोलते हैं, ये जो अंदर है अभी, ये बोलते हैं रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, इसे रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब डेटा क्या है, अब ये पूरा लाइब्रेरी में कितना है, पूरा डेटा है। लेकिन समझो अभी थोड़ी देर के लिए समझो, ये है ना तुम्हारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, समझो थोड़ी देर के लिए समझो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड है इसमें। अब समझो ये जो फाइल है, ये जो फाइल है आपकी, ये समझो ये इफ्तिकार भाई की फाइल है, ठीक है। ये जो फाइल है, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, ये जो फाइल है ये हमारे मुजफ्फर भाई की फाइल है, थोड़ी देर के लिए, ये फाइल है। अब क्या होता है मालूम, अब ये जो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना, वो डेटा में ऐसा ही स्टोर होता है, जैसा कैसा एक सेगमेंट रहता है, ये सेगमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड है, ये इख्तियार की फाइल है, ये मुजफ्फर भाई की फाइल है। तो इस तरह से ये डेटा है ना स्टोर होता। जब कंपनी को इन्फॉर्मेशन होना, फॉर एग्जांपल समझो मुझे है ना मुजफ्फर भाई के बारे में डिटेल्स होना, मुझे इनका डिटेल होना, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दिख रहा है ना 248 दिख रहा है, नहीं एक मिनट, ये जो आपको 248 दिख रहा है देखो, ये नंबर दूंगा, 248 सेक्शन में जाओ और मुझे ये फाइल निकाल के दो बोलता हूँ, ठीक है। वो 248 फाइल में जाओ, ये डेटा निकाल के दो बोलता हूँ मैं। तब क्या है, कंप्यूटर क्या करता, दूसरे जगह या दूसरे सेक्शन में, मतलब ये सेक्शन में यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, हरगिज जाएगा नहीं, यहाँ ये कौन से सेक्शन में क्या करेगा, सिस्टम नहीं जाएगा, ये सिस्टम कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके आपके डेटा को क्या करेगा, यहाँ से आपको फेच करेगा, समझे। ये डेटाबेस का काम होगा, ठीक है। समझ में है आपको? अगर नहीं समझा तो बोलो, मैं समझाता हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आया, मेरे को तो समझ में आया जी। इफ्तिकार भाई, तुम ना को देखो क्या भी नहीं समझ लो, ये देखो जैसा कि लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया मैं, ये जैसा लाइब्रेरी में सेक्शंस है ना। शायद मेरे पास नेटवर्क सही नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल। बिल्कुल नहीं आ रही। आपके पास नेटवर्क सही नहीं है, भाई के पास नेटवर्क सही नहीं है, तो नेटवर्क में आपकी आवाज में बिल्कुल म्यूट हो जा रही है। ओके, म्यूट हो जा बिल्कुल। रही आप जो बोले ना वो हार्ड डिस्क से सुनने में नहीं आया उसके बाद से। है। आप अभी आ नेटवर्क रही है एरिया में आ इफ्तिकार रहे भाई। हो। कुछ इफ्तिकार भाई अभी। इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या है कि आवाज। हाँ, कभी कभी हो जाता है यार, अभी वो इधर बारिश भी हुआ है। नहीं इफ्तिकार हाँ भाई। हाँ, नेटवर्क में कुछ बिल्कुल नहीं आ रहा शायद। इफ्तिकार भाई एकदम देखो, आवाज म्यूट हो जा रही, बिल्कुल सुने नहीं आ रहा मेरे को। अभी अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? अभी आ रही? नहीं इफ्तिखार भैया, आ रही आपका आ रही जा नेटवर्क रही। सही है, आप नेटवर्क एरिया में हैं। आप और नेटवर्क एरिया में हो गए। अच्छा है नेटवर्क आपका, मेरे को तो अच्छा आ रहा उनका, सुनाई दे रहा पूरा। आपकी भी क्लियर है, आप दो जने की आवाज क्लियर है मुझे, लेकिन हाँ, आपकी आवाज ज्यादातर मुजफ्फर की आवाज बहुत क्लियर आ रही है मुझे। मीट होगा। ओह गॉड। मेरी आवाज मीट हो जा रही शायद देखो, क्योंकि एकदम आते आते जो है चले जा रहा, एकदम वो बंद हो जा रहा खुद ब खुद। आवाज एकदम बिल्कुल मीट हो जा रही, कुछ भी तो साउंड नहीं आ रहा। ईयरफोन में से निकाल के शायद वो आप, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या है नहीं, इसके अंदर। ईयरफोन में से निकाल के स्पीकर पे लगाओ, ईयरफोन में से निकाल दो। नहीं, स्पीकर पे चाहिए हेलो? मुझे पर। नहीं नहीं, ईयरफोन पे नहीं है, पीछे स्पीकर पे। स्पीकर पे पे से। हम्म। नेटवर्क नहीं आ रहा आज भी, नेटवर्क साफ नहीं है शायद मेरा। ओके, आप आपका नेटवर्क साफ नहीं है, आप नीचे कहीं तो भी आ जाओ, या नेटवर्क एरिया में ट्राई करो थोड़ा, 1-2 मिनट का टाइम मैं छत पे लेके। हूँ मुजफ्फर। हाँ हाँ इफ्तिकार भाई, वैसा करो आप, थोड़ा देखो, थोड़ा लोकेशन चेंज करो आपका, थोड़ा मूव हो जाओ, थोड़ा इधर उधर, आप देखो अगर नेटवर्क आप आ रहा है, और आपका वो ये भी रैडर भी देखो फुल नेटवर्क दिखा रहा है या नहीं। हाँ मुस्तफा, कोई बात नहीं मुस्तफा भाई, आप कंटिन्यू करते रहिए। और नहीं तो मैं आप जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी है ना, वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मत भेज जाता हूँ। नहीं नहीं, नको नको, अभी आ रही ना आपको आवाज, आप सुन लो आप। नहीं देखो आपको आ रही? नहीं रिकॉर्डिंग पे आप हाँ, रिकॉर्डिंग आते आते चले आ रही एकदम नहीं। एकदम बीच में। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइव क्लास ही होता है, याद रखो आप। हाँ हाँ, सही है ट्राई ठीक है, करो जितना आप। भी है देखेंगे, क्योंकि मेरे पास राइट। नहीं, आप बाहर निकल जाओ इफ्तिखार भाई, कहीं बाहर निकल के नहीं, देखो मैं ना, छत पे तो हूँ। हाँ, तो इधर उधर देखो, छत पे छत हूँ। पे भी बात जगह पे आता, बात जगह पे नहीं आता। देख रहा हूँ, मैं नेटवर्क ट्राई कर रहा हूँ इधर उधर करते हुए। नेटवर्क वो बता रहे हैं आपको, बाहर से बता रहे हैं, हाँ हाँ, इंटर मोबाइल डाटा ऑन है, वाईफाई है, हाँ हाँ। वाईफाई नहीं, है वाईफाई आपके नहीं। पास मोबाइल? हाँ, नहीं, ये वाईफाई 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 पे है आप? हाँ, वाईफाई बता रहा मैं असल एक्चुअली जो है वाईफाई हमारे ससुराल में है। मैं छत पे हूँ, जरा हमारा छत क्या है। हाँ, फिर लाजमी है ना भाई, वाईफाई कैसा ऊपर कैच करेंगे आप? नहीं वाईफाई के करीब जाओ इफ्तिकार भाई, आप वाईफाई के करीब जाओ। या तो मोबाइल डाटा ऑन करो, या तो वाईफाई के करीब जाओ। हाँ, लेकिन वाईफाई का डेटा बहुत फास्ट रहता है मोबाइल से। हाँ, नहीं, मैं भी मोबाइल डाटा पे हूँ, अच्छा ही सा रहा मेरे को। मेरा भी मोबाइल डाटा हाँ, है। मोबाइल डेटा कम। थोड़ा करीब आ जाओ मोबाइल इफ्तिकार डेटा भाई अच्छा जरा, थोड़ा सेशंस इंशाल्लाह हाँ, पढ़ेंगे ठीक हम लोग। है, ठीक है। हाँ ठीक है, मुस्तफा भाई, आप शुरू कर दीजिए। आप मैं करीब आओ संभाल। इफ्तिकार भाई, अभी वाईफाई के करीब आ जाओ। वाईफाई के करीब आओ, वाईफाई के करीब आओ आप। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, डेटाबेस को आप ऐसा समझो जैसा कि लेमन लैंग्वेज में, ये जैसा लाइब्रेरी है ना, एग्जांपल इफ्तिकार भाई, मैं समझो मैं लाइब्रेरियन हूँ, इफ्तिकार मुजफ्फर भाई आए मेरे पास और बोले कि मुझे फलां किताब चाहिए, तो मैं इनको 5 मिनट लेके आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, एक सिस्टमेटिकली किताबों को रखा गया है, मुझे मालूम कि कौन सी किताब कहाँ मिल रही। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आसानी से किताब लेके आके मुजफ्फर भाई को दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह थोड़ी देर के लिए समझो, ये ही हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे डेटाबेस में अलग अलग डेटा है ना, जैसा किताबों की शक्ल में यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, वहाँ पे रिकॉर्ड्स मतलब डेटा अलग अलग सेक्शन में जाके बैठता है।
और जब कोई भी समझो, आप मुझे मुजफ्फर भाई के बारे में मालूम होना, मुजफ्फर भाई के एग्जांपल समझो, और एक एग्जांपल जैसा कि समझो, जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, कोई आदमी क्राइम करता है तो वो फाइंड आउट करते हैं कि इसके पहले के क्राइम कौन से हैं बोल के। तो क्या करता है मालूम, वो डेटाबेस में सारे जगह सारे लाइब्रेरी में नहीं ढूंढता वो, उनको मालूम ये फाइल कहाँ है। एग्जांपल 1972 में एक फाइल थी, जनवरी में केस हुआ था, जनवरी 23 में केस हुआ, वो फाइल है ना, वो डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से रखे रहते हैं। वो डायरेक्ट वो 1972 के सेक्शन में जाता और वो डेट के सेक्शन में जाता, उसको लेके आ जाता, इतना फास्ट हो जाता। तो डेटाबेस में वैसा ही होता है। इंफॉर्मेशन क्या है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता। तो क्या करता, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होता डिजिटली, तो सिस्टम क्या करता है मालूम, डायरेक्टली वहाँ पे जाके वो डेटा लेके आ जाता है। क्योंकि पूरा लाइब्रेरी नहीं सर्च करता। जैसा कि मुजफ्फर भाई ने कहा ना, अगर मुझे किताबें मैं इधर इधर रख दिया तो मुझे पूरा किताब छानना पड़ेगा, पूरे लाइब्रेरी मुझे छानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सिस्टमेटिकली हर एक सेक्शन बना के, जैसा नंबर भी है देखो 248, 249, एक सेक्शन बनाया और वहाँ पे वो किताबों को रखा गया, क्योंकि ईजिली हम लोगों को वो किताब मिल जाए, ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसा हमारे मुजफ्फर भाई का बिजनेस है फार्मेसी। अब फार्मेसी में तो आप देखो, हर एक टैबलेट्स हो, जो भी मेडिसिन है, उसके नाम के हिसाब से अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिक नाम के हिसाब से रखा हुआ था, ठीक है। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली ला के वो दे सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल आपको, मुजफ्फर भाई कोई एग्जांपल आपके नज़र में, कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ पे सिस्टमेटिकली चीज़ों को रखा गया और आप वहाँ से कुछ ले रहे हैं और फास्ट लेके आ सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल स्टोर है, ठीक है। स्टोर है, स्टोर से आप जैसा कि आप जानते हैं ना, जैसा जियो मार्ट है या स्पार मार्केट है, जो भी है, वहाँ पे सिस्टमेटिक प्रोडक्ट्स को रखा रहता है, क्योंकि आप इजीली वो फार्मेसी एक अपना एग्जाम्पल है, हर कोई समझ सकता हाँ। कि फार्मेसी में अगरचे सॉफ्टवेयर यूज करे, तो फार्मेसी के सॉफ्टवेयर में आप खाली मेडिसिन का नाम डाले तो कौन से रैक में कौन से बॉक्स में रखी हुई है वो टैबलेट बोल के आप इमीडिएटली पर्सन जाके वहां से पिकअप कर लेता। हाँ हाँ, वो सिस्टम भी वो सॉफ्टवेयर यूज करते, राइट राइट जी। तो मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा सिस्टम से, लेकिन आपको जाके लेके आना है ना, वो चीज को लेके आना है ना, वो रैक से। जी तो जी। सिस्टम में क्या यानी कि होता है, कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक एक जगह पे है भाई, कोल्ड ड्रिंक एक जगह पे है, हाँ अब कौन सा चीज है तो कोल्ड ड्रिंक जगह पे चलेगा तो मिल जा सकता, जो चाहे कार्ड खत्म हो कोल्ड ड्रिंक मिल जाता। हाँ ऐसा। और अब कभी कभी स्टोर क्या था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना रहते हैं। आपको बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको क्लॉथ का मटेरियल, मतलब टेक्सटाइल का कुछ होना है तो आप ऊपर जाइए बोलते हैं। अपरेल का अगर चीज़ होना है तो आप वो फर्स्ट फ्लोर पे जाइए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सेक्शन बनाए रहते हैं, ठीक है। किड्स का सेक्शन अलग रहता। हाँ, तो ऐसा ही डेटाबेस में क्या है, हर एक डेटा के लिए, जैसा आप बताए ना, पीडीएफ है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, हर एक लिए सेगमेंट बना के अलग अलग डेटा पे अलग अलग एक सेक्शन बना के वहाँ पे रखा जाता। क्योंकि जब भी कोई यूज़र अगर इन्फॉर्मेशन चाहता तो डायरेक्टली सिस्टम क्विक जाता, वो डेटा को लेके आके आपको दे देता, ठीक है। यही होता है एक्चुअली। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज में देखो, ये एक डेटाबेस है, जैसा आप जो दिख रहा है ना, ये डेटाबेस है। यहाँ पे क्या होता है, आप फाइल्स सभी अपलोड कर दिए, अभी मुझे फलां फाइल होना, तो मैं कंप्यूटर से जब भी मैं ऑपरेट करता हूँ तो मुझे वो फाइल वहाँ से डेटाबेस से निकाल के इमीडिएटली दे देता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक सेल्स पर्सन है और उसको कोई डेटा चाहिए, तो वो क्या करता है, एक डेटाबेस का सर्वर में लॉगिन करता है, जो भी सेल्स की इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ले लेता है और डेटाबेस में रख देता है। और अगर समझो वो सिस्टम में अगर कोई डेटा एंटर करता है तो डायरेक्टली जाके डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, वो भी ले भी सकता है, उसमें जाके स्टोर भी कर सकता है। इसी तरह फिनेंशियल एनालिस्ट है, वो है ना, जो भी फाइनेंस के जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो जाके डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर उसको डेटा वापस चाहिए तो वहाँ से उसको वापस भी मिलता है, मतलब इन एंड आउट दो भी काम करता है, ठीक है। जैसा कि और एक चीज़ है यहाँ कि एक डेटाबेस है और बहुत सारे यूज़र्स है ना, वो डेटाबेस में स्टोर भी कर रहे हैं और वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक सेल्स डिपार्टमेंट में हो, एक प्रोडक्शन प्लानिंग में हो, या एचआर में हो, उसके हिसाब से जो भी वो डेटा करेगा उसके हिसाब से वो डेटाबेस में है ना स्टोर होगा। और जब भी कोई डिपार्टमेंट वाला कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वो उसको एक्सेस पूछता है, उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। अगर इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर करने के लिए अगर कमांड देता है, वो इन्फॉर्मेशन जाके वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये डेटाबेस लेयर बोलते हैं, और इसको रियल टाइम डेटाबेस लेयर भी बोलते हैं। रियल टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जाके उसमें फीड होता है, ठीक है। सो रियल टाइम मीन्स क्या, सो इफ़ यू हैड
वो ऑब्जर्व इन इंडिया। अब देखो हम इंडिया में अगर देखेंगे 1999, 98, 2000 में कोई भी इंटरनेट नहीं था। देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंटरनेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। द इंटरनेट बैंकिंग केम आफ्टरवर्ड्स इन 2000, अराउंड 2002, 2004 में आया है। थोड़ा इंटरनेट बैंकिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। सो प्रायर टू दैट देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं रियल टाइम का। रियल टाइम डेटाबेस किसे बोलते बोल के, तो समझो पहले इंटरनेट बैंकिंग नहीं था। 2002 या 2004 के बाद इंटरनेट बैंकिंग आया। उससे पहले क्या था, इंटरनेट बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन फ़ोन पे कहाँ था, फ़ोन पे भी नहीं था, पेटीएम भी नहीं था, ठीक है ऐसा। तो एंड whenever you did the transition like the deposit run withdrawals, it used to reflect the transaction used to reflect in the your statement after a certain period of time। क्या होता था बोलो। और जब भी कोई आदमी अगर ट्रांजेक्शन करता, एग्जांपल समझो डिपॉजिट करता या विड्रॉ करता, इमीडिएटली उसका अकाउंट अपडेट नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता। बोलते ना पहले भाई एक 2 घंटे के बाद अपडेट होगा, 24 आवर्स के बाद अपडेट होगा, 2 दिन के बाद अपडेट होगा। तो मतलब रियल टाइम नहीं था वो। सो लाइक इट इज़ यूज टू टेक एटलीस्ट हाफ ए डे और 1 day 24 आवर्स टू अपडेट योर ट्रांजेक्शन इनटू द डेटाबेस। तुम्हारे डेटाबेस में जो भी आप पैसा निकाले या पैसा डाले, वो ट्रांजेक्शन अपडेट डेटाबेस में अपडेट होने के लिए टाइम लगता था, आधा दिन या 1 दिन लगता था। तो ये प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने क्या करे, रियल टाइम डेटा लगाए, डेटाबेस लगाए। इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली वो जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करें, इमीडिएटली डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाना। सो देर इज ए टाइम लैग बिटवीन द ट्रांजेक्शन हैपन एंड डेटाबेस अपडेट। एक टाइम लैग का मतलब क्या था, टाइम लगता था उसे। टाइम क्या होता था, टाइम बोलते ना, टाइम पकड़ता बोलते ना, तो टाइम लगता था कि जो ट्रांजिशन करने के बीच में और डेटाबेस अपडेट होने के बीच में। सो दैट वाज नॉट कॉल्ड रियल टाइम डेटाबेस। वो रियल टाइम डेटाबेस नहीं था। 1972 के पीछे था डेटाबेस, लेकिन रियल टाइम नहीं था। सो वेयर द टाइम लैग इज जीरो। अब टाइम लैग क्या होगा, जीरो होगा। अब टाइम नहीं पकड़ रहा, मतलब कोई भी टाइम नहीं हो रहा, इमीडिएटली क्या हो रहा है, अपडेट हो जा रहा। देर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द ट्रांजेक्शन हैपन एंड अपडेट इनटू द डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम डेटाबेस। तो अब इन्हों जो डेटाबेस जो बनाए, जो भी इन्हों ट्रांजेक्शन करते, जो भी इन्हों जैसा विड्रॉवल हो या ट्रांसफर हो, जो भी करते, इमीडिएटली क्या होता, वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो जाता। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल टाइम डेटाबेस लेयर। ये इनका फर्स्ट लॉन्च था। ठीक है, द फर्स्ट लेयर डेटाबेस आर्किटेक्चर ये था। दैट इज द फर्स्ट टाइम दे लॉन्च इन 1972। जब वो 1972 में कंपनी शुरू करे ना, वो फर्स्ट है ना डेटाबेस का लेयर से शुरू करे। इन इंडिया इट वॉज नॉट देयर अंटिल 1998 एंड 95 में इंडिया में नहीं था। So they launched in 1972. It was some attractive feature of software, real time database concept। क्या था उनका, एक थोड़े अट्रैक्टिव फीचर्स के सॉफ्टवेयर थे उनके पास, और रियल टाइम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था। ये बिना के ऊपर उन्होंने SAP कंपनी शुरू करे, और फर्स्ट उनका लेयर था डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब ये डेटाबेस उन्होंने बनाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करे। क्या फेस करे, पीपल फेल्ट difficulty in operating the database because you cannot expect a common man to operate the database। क्या था मालूम, वो डेटाबेस को ऑपरेटिंग करने के लिए एक शाना आदमी होना था, एक्सपर्ट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट आदमी होना था। वो एक्सपर्टाइज नहीं थे, उन्होंने एक्सपर्टाइज नहीं होता, बहुत एक्सपर्ट होना था। तो मतलब ईजी नहीं था वो वहाँ से डेटा निकालना या डेटा डालना, ईजी नहीं था। क्योंकि क्या हो रहा था बोलो, उन्होंने डायरेक्ट क्या हो रहा था, डेटाबेस से ऑपरेट कर रहे थे। उनके बीच में कोई सा भी कनेक्शन नहीं था। डायरेक्ट डेटाबेस में जाना, डेटा निकालना या डेटा डालना, ऐसा हो रहा था। तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी इससे, तो एक्सपर्टाइज होना था। इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या, जैसा कि हमारा मोबाइल है, हमारा मोबाइल क्या है, आज छोटे बच्चे भी चलाते हैं उसको। क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है, आराम से चला सकते, हर एक आदमी को समझ में आता। लेकिन वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, थोड़ा टेक्निकल था। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल। आप समझो, हमारे लैपटॉप को भी सर्वर को बहुत डिफरेंस है, हमारा डेटाबेस को भी, हमारे जो हार्ड डिस्क है उसको भी सर्वर को बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं था, थोड़ा टेक्निकल था। उसको मालूम, एक आदमी, एक्सपर्ट आदमी होना ज़रूरी था उसको ऑपरेट करने के लिए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम दे फेस्ड व्हेन द R1 आर्किटेक्चर वॉज लॉन्च्ड। ये R1 आर्किटेक्चर था उनका, ये प्रॉब्लम फेस हुआ। द पीपल फेल्ट इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट SAP सिस्टम। उनको डिफिकल्ट लग रहा था SAP सिस्टम को ऑपरेट करना या चलाना, बिकॉज दे हैव टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली। देखो, बीच में क्या भी नहीं था, डायरेक्ट डेटाबेस में एंटर होना, डेटा निकालना, डेटा डालना, ये था, बीच में कुछ भी नहीं था। सो फॉर दैट रीज़न
what they had done is in 1972 first R1 architecture was launched and second feature in 1979. कितने साल हो गए? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हुआ, उसके बाद उन्होंने रिसर्च करे। 5 साल के बाद in 1979 R2 architecture was launched. ओके, ऑलमोस्ट 7 years, 7 years कितना होता है? 7 years, ऑलमोस्ट 7 years के बाद क्या है, R2 आर्किटेक्चर निकाले। अब R2 आर्किटेक्चर क्या था? देखो, एक हम लोगों ने सीखा फर्स्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस लेयर। अब सेकेंड उनका जो लॉन्च करे 1979 में, वो था सेकेंड लेयर दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, कुछ डाउट है क्या डेटाबेस में? डेटाबेस में कुछ डाउट है तो पूछो मुझे, मैं नेक्स्ट ये शुरू करता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा इजी है ये कॉन्सेप्ट। मुजफ्फर भाई, क्या आप निकल गए थे क्या? कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। मेरा फोन ऑफ हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। कहाँ पे रुके थे आप? कुछ मैं फर्स्ट डेटाबेस फर्स्ट लेयर हो गया था, कंप्लीट हो गया? सेकंड प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से करना है जी। ओके, फाइन। वो डेटाबेस बोले थे कि एक्सपर्ट आदमी शाना आदमी होना बोल के बोल रहे थे, वहां तक मैं पहुंचा। ओके, फाइन। तो माशाल्लाह याद भी रखे। ओके, ठीक है। क्या था मतलब, जब चैलेंजेस, जब वो डेटाबेस आर्किटेक्चर लेके आए, शुरू करे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करे। जैसा कि एक एक्सपर्ट आदमी था, होना था ऑपरेट करने के लिए, उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी कि किस तरह से ऑपरेट करना, क्योंकि उन्होंने क्या करे, बीच में कोई भी एक मतलब क्या बोलते हैं, बीच में कोई भी एप्लीकेशन हो या प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट डेटाबेस में एंटर होते थे, डेटा निकालते थे और वहाँ से डेटा निकाल, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था और बहुत टेक्निकली नॉलेज होना था और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करे। देन दे डन सम रिसर्च करे और 1979 ऑलमोस्ट 7 years के बाद वो एक सेकेंड लेयर लेके आए, उसका नाम था प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, व्हाट दे हैड डन इज नो नीड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस। अब यहाँ क्या है, डायरेक्टली डेटाबेस को इंटरेक्ट नहीं होना। दे हैव इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लेयर एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। उन्होंने क्या बोले, नहीं, अब पहले क्या था, डेटाबेस था, अब क्या करें, उससे पहले क्या कर डाले, प्रेजेंटेशन लेयर फर्स्ट कर डाले, सेकेंड लेयर डेटाबेस कर डाले। सो द प्रेजेंटेशन लेयर इज नथिंग बट एक्ट एज ए यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर। उसका देखो, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? यूजर का मतलब हम, इंटरफेस का मतलब इंटरेक्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल मैं सिंपल बताता हूँ। देखो यहाँ देखो, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ये सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, बोल सकते हैं क्या आप? कोई तो कहाँ पे यूज होता है सिस्टम? बैंक्स में भी यूज हो सकता नहीं आपका, नहीं बैंक्स। नहीं, एक मिनट। मैं देखो पूरा सिस्टम देखो, आपको कहाँ लग रहा है कि ऐसा सिस्टम कहाँ रहता है? पूरा देखो, कैश भी है वहाँ, सभी है, कैश काउंटर है, स्टोर में, मॉल में, राइट? स्टोर में, मॉल में, स्टोर में, राइट? हाँ हाँ। अब देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। जो स्क्रीन दिख रहा है ना, जो ग्रीन, अब वो जी। लड़की के सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। इन्होंने क्या करा, एक प्रेजेंटेशन लेयर बनाया जहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ डेटा दिख रहा है, यहाँ डेटा दिख रहा है। जैसा ही क्लिक करेंगे ना, ये यहाँ से ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो इसको जो भी हम लोग, अब जैसा कि आप आपके मोबाइल में जो देख रहे हैं ना, आपके मोबाइल में या सिस्टम में, लैपटॉप में जो स्क्रीन देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन डेटा जाके कहाँ सेव हो जा रहा? फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं पीपीटी बनाया है, लेकिन जब मैं सेव मारा तो कहाँ जाके सेव हो रहा है? हाँ, मुस्तफा भाई एक मिनट, इफ्तिखार भाई और अदर्स, ये जो पिक्चर्स या प्रेजेंटेशन आप लोगों को भाई जो डाल रहे हैं, इसको आप लोग जूम करके जब का जब भी देख सकते। मतलब अब आपको ग्रीन स्क्रीन देखना है जो डाले सुनो, तो ग्रीन स्क्रीन को जूम करके देखे तो उसके अंदर आइटम्स है। जी, मुस्तफा भाई कंप्लीट करिए। ओके, ठीक है। तो मतलब बोलने का क्या है, जो भी आपका जो मोबाइल है, उसमें जो स्क्रीन है, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर है। अब देखो, आप क्या करते हो उसमें, आप जाके समझो उसमें से एक फाइल डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप में एक फोटो आता है, वीडियो आता है, डाउनलोड करते हैं, लेकिन सेव कहाँ होता है?
आपके डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या है, आपको दिख रहा है, जो चीज़ दिख रही है ना सामने स्क्रीन में, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ये लेयर को उन्होंने क्या करे, अब हमें डेटाबेस में डायरेक्ट डेटा को नहीं डालेंगे या डायरेक्ट डेटा को नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाएंगे जैसा कि अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे। ऐसा यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली जाके डेटाबेस में सेव होना। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपको एक फाइल होना, आप क्या करते हैं, डी ड्राइव सी ड्राइव छोड़ के डी ड्राइव ई ड्राइव में जाते हैं, वो फाइल को फोल्डर में काम पे रखे रहते हैं, उसको निकालते हैं ना, तो कहाँ से लेके आता है वो, आपके हार्ड डिस्क में से लेके आता है। तो उन्होंने क्या करें, ऐसा क्या करें, प्रेजेंटेशन लेयर बनाए, सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर था, सेकेंड क्या करें, डेटाबेस करें। ठीक है, जैसा कि है देखो क्या करें उन्होंने, एक प्रेजेंटेशन बनाया उन्होंने, जैसा कि कौन भी अगर डेटाबेस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन होना बोले तो सिस्टम में लॉगिन करो, वहाँ से डेटाबेस के अंदर आओ, वो सब डेटा होना निकालो। अगर आप सेव करना है वो वहाँ सेव करो डेटा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा जाके डेटाबेस में सर्वर में सेव हो जाएगा। ये उनका था 2 टायर कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं 2 लेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेयर द नॉर्मल एंड यूजर लाइक ए कैशियर और ए सुपरवाइजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, बट एक्चुअली डेटा गेट स्टोर इनटू द डेटाबेस। लेकिन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने, अब देखो रिलायंस स्टोर में आप देखते हैं ना, जो भी सेल होता है ना, उनके सिस्टम में नहीं सेव होता हो डेटा, वो क्या होता है मालूम है, जो रिलायंस का जियो, जैसे एग्जांपल समझो जियो मार्ट है, मोर है, जो भी है, उनका जो सर्वर होता है ना, वहाँ जाके डेटाबेस स्टोर होता। ठीक है, इवन समझो अगर मुजफ्फर में अगर आपने फ़ोन जब परचेज करते हैं, वो मोबाइल नंबर लेते, जैसा मोबाइल नंबर डालते, वो मोबाइल नंबर कहाँ स्टोर होता, वो उनके सिस्टम में स्टोर नहीं होता, वो जाके डेटाबेस में स्टोर होता। तो उन्होंने क्या करे, डेटा गेट स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस, सो दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर। यूजर का मतलब हम, इंटरफेस का मतलब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, हम लोग क्लिक कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं ना, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, इंटरफेस, और वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो दिस यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दे हैव इंट्रोड्यूस दिस सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज टुडे। अब उन्होंने क्या करे, इसको हम लोग उन्होंने क्या एक नाम दिए, वो एप्लीकेशन को क्या दिया नाम, एक नाम दिए, जैसा SAP GUI बोलते हैं, SAP ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं उसको, जैसा मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन में। GUI बोले तो क्या, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब समझो आपको लॉगिन करना है, यूज इट लॉगिन इनटू द सिस्टम, लॉगिन करना तो वो यूज़ करे जा आप, so use it to log into your system. So now when this presentation layer was launched, the second layer was database layer. So क्या जब ये presentation layer launch करें ना, तो ये first layer बन गया और database second layer बन गया। okay, so people user felt it is easy to operate SAP। अब इनको क्या लगने लगा लोगों को, भाई अभी इजी है भाई, यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, अगर मैं वहाँ पे ओपन करूँगा तो डेटा ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर से लेके आएगा, मुझे देगा, उनको ईजी दिखने लगा। ठीक है, देखो ये है एक SAP का स्क्रीन है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको लैब एक्सेस देता हूँ ना, आप देख सकते हैं। ये समझो ये लॉगिन करने का, ये क्लाइंट क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसा कि समझो आपका यूज़र नेम है, आपका पासवर्ड है, जैसा आपका यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं आप लॉगिन होते हैं। ये जो दिख रहा ना स्क्रीन है, इसे बोलते हैं SAP GUI, SAP ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर। और एक चीज़ है, यहाँ देखो ये भी एक स्क्रीन है, ये है ना एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं, आपको बताता हूँ मैं एंड यूज़र किससे बोलते हैं। ओके, एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं, एक जो पीछे डेवलपमेंट करते हैं, जैसा हम लोग डेवलपर होते हैं तो उनका स्क्रीन अलग रहता, और जो ये जो स्क्रीन है ये एंड यूज़र का स्क्रीन है, ये जो है ना SAP स्क्रीन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SAP GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब सिंपल SAP का स्क्रीन है। अब यहाँ पे हम जो भी डेटा डालते हैं या निकालते हैं ना, वो जाके डायरेक्ट डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, सिंपल। ठीक है, बट इवन ओके यहाँ देखो, बट इवन देन दिस वाज नॉट सो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इन दोज डेज 1979। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन लेयर लेकर आए, डेटाबेस लेकर आए, लेकिन बहुत दिन तक क्या है, ये लंबा नहीं चला। इट टुक देम टू 2 डिकेट्स मतलब 10 साल, 20 साल लगे उनको, 20 साल लगे। और उन्होंने क्या करे, R2 आर्किटेक्चर था ना, अब हम लोग R3 आर्किटेक्चर बनाएंगे बोल के सोचे हम। सो दिस R3 आर्किटेक्चर वॉज लॉन्च्ड, मीन्स 3 लेयर रियल टाइम 3 टायर आर्किटेक्चर, R3 लेयर आर्किटेक्चर, ये तो सभी नाम है उसके। सो R/3 बोलते हैं उसको। ये आर्किटेक्चर मतलब हम लोग अभी तक क्या देखे, एक डेटाबेस था, एक प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन को ऊपर रखे, डेटाबेस को सेकेंड रखे।
जो भी प्रेजेंटेशन में होता, जैसा कि इसमें जो भी प्रेजेंटेशन में स्क्रीन में हम लोग लॉगिन करते हैं, यूज़र आईडी डालते हैं, जो भी डेटा डालते हैं, यहाँ से डायरेक्टली डेटाबेस में एंटर होता था, डायरेक्टली एंटर होता था। और जो भी अगर हमें होना चाहिए होना डेटा, हम लोग वो डेटा को फेच कर सकते थे डेटाबेस से, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करे, 20 साल के बाद और एक क्या है, एक आर्किटेक्चर, मतलब वो अब एक लेयर या टायर उन्होंने ना इंट्रोड्यूस करे, वो है ना बहुत सक्सेस होगा। इसके बाद उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिला। इसकी वजह से आज है ना, आज भी स्टिल इन 19 कब 1992 में उन्होंने थर्ड टायर या लेयर जब लॉन्च करे ना, आज भी 3 टायर उनके पास है, 3 टायर यूज़ करते हैं। आज भी वन ऑफ द टॉप एंड मोस्ट फेमस एंड मोस्ट डिमांडेबल सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड SAP बिकॉज ऑफ दिस 3 टायर। सो हमारा अब एक जो अभी लेयर है इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा डिटेल्स हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर ऑफ द SAP आर्किटेक्चर। ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ये है तो आप बताओ। देखो जो भी मैं, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ, आप देखो, आपको सॉफ्टवेयर में आप नहीं है लोग, आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना है, क्योंकि जब ये कब मालूम होता है, मालूम आपको, जब आप काम करते हैं ना, या जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप लैब देखते हैं ना, आपको मालूम होता है कि हाँ इन्होंने ऐसा बोले थे, हाँ ये चीज़ ऐसा बोले थे, ठीक है। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। वो नहीं पूछेगा कि कितने लेयर है, R/3 बोले तो क्या, ये सारे चीज़ें नहीं बोलेगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके SAP सिक्योरिटी और GRC के ऊपर आएंगे। ये पूरा बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स या फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस में ये मुस्तफा भाई, ये PPTs मिल सकते हैं लास्ट 2-3? हाँ जी, डेफिनेटली। एक्चुअली थोड़ा कल मैं बिजी हो गया, आज भी थोड़ा बहुत सारा काम था मुझे, तो मैं अपलोड नहीं करा। आज इंशाल्लाह मैं है ना, ये जो भी PPT है और जो भी रिकॉर्डेड अब तक जो भी सेशंस रिकॉर्ड हुए ना, इंशाल्लाह मैं तुम आपको कल अपलोड करूँगा, आज नहीं होगा, इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा। और वो लिंक है ना हमारे ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह। जी, वो दो PPTs SAP सिक्योरिटी का, और ये PPT जो भी है आप व्हाट्सएप कर सकते जी, व्हाट्सएप करता हूँ या ग्रुप में डाल। नहीं, मैं क्या करता हूँ, नहीं ऐसा करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक फोल्डर बना के मैं ड्राइव में डाल के, वो पूरा फोल्डर में आपको उसका लिंक दे देता हूँ। आप क्या करो, आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लो। आप जो ये डे टू डे भेज दो ना, डे टू डे नेक्स्ट क्लास तक पढ़ के आने के लिए या समझा के आने के लिए काम हो जाता। ऐसा ही करो। थोड़ा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क करो आप, थोड़ा जो भी ये क्लास में जो हुआ उसका PPT हो या वीडियो हो, जैसा मैं कल डालता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, वही बोल रहा था मैं भी। एक बार क्या करो, आप थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत डिस्कस करो, अगर हो सके तो डिस्कस करके थोड़ा ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू पर्पस नहीं है अभी। एक्चुअली हमारा लैब शुरू नहीं हुआ, जैसा लैब शुरू होता है ना, तो आपको तो थोड़ा फिर स्ट्रगल करना है। जी। तो ऐसा भी नहीं, फिर रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। ओके, ऐसा नहीं कि भाई अभी पूरा लैब में जाना है। अब अपन हाँ, मैं वो बोल रहा था, अब अपन जो मॉड्यूल सीख रहे हैं, हाँ जी, जो टूल सीख रहे हैं, वो सबसे IT में सबसे इजी टूल है ना? हाँ, बराबर, सही इजी टूल है, समझाने वाला सही इजी तरह समझाया तो। हाँ, और एक चीज़ क्या है आपका, एक ऐसा है, आपका सेम रूटीन आपका जॉब आता। फॉर एग्जांपल समझो, आप अगर आप SAP सिक्योरिटी GRC पे है ना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, क्या है, यूज़र एक्सेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको बोलता है कि रोल असाइन करो, फिर बोलता है कि SOD वायलेशंस हो रहा है वहाँ पे है ना, कंट्रोल करो, ऐसा बोलते हैं। तो यही काम रहेगा आपको उसके साथ, फिर है ना। एक्चुअली SAP में होता क्या है, जैसा कि मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाया ना, वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन रहता। फॉर एग्जांपल समझो, अगर कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसको फाइनेंस भी मालूम रहना, मेटल मैनेजमेंट भी मालूम रहना, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 30% मालूम रखना। और हाँ, ऐसा रहता। तो आपको ज़रूरी नहीं कि दूसरा मॉडल होना ज़रूरी नहीं, बस आप SAP सिक्योरिटी और GRC पे काम करना। थोड़ा बहुत एक अभ्याप का आता, टेक्निकल आता, उसको हम लोग टेबल्स बोलते हैं। मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको लूँगा, वो सेशंस लूँगा। वो कब मालूम, आप पूरा सीखने के बाद मालूम होता है कि टेबल्स क्यों ज़रूरत है। उसके बारे में भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह। इसलिए है ना, आप उसको, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं भाई, देखो इतना दिमाग में रख लो आप।
भाई एवरीथिंग इज इजी। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं गोदरेज में था मुंबई में, विक्रोली विक्रोली फिरोजशाह नगर में था मैं। गोदरेज इन्फोटेक में काम कर रहा था। तो वहाँ एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ क्या होता था, जब मैं फिरोजशाह में मुझे घर दिए थे गोदरेज वाले, तो घर में जब भी मैं वहाँ जाता था तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के सामने से गुजरता। ठीक है, वहाँ पे लॉक बनाना, गोदरेज बना रहे, कुछ अलग अलग मटेरियल बना रहे। लेकिन एक चीज़ क्या देखे, जो लॉक बनता है ना, लॉक, पहले वो लोग लॉक नहीं बनाते, जी जी। पहले बनाते की बनाते। पहले की अच्छा। बनाते उसके बाद लॉक बनाते। मतलब ऑलरेडी सोल्यूशन है, प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हुआ। हाँ, सही है। तो सोल्यूशन है, ऑलरेडी सोल्यूशन मिल गया, की मिल गई आपको। लेकिन बाद में की के जी। हिसाब से क्या हो रहा, लॉक बन रहा। अगर हम लोग ये चीज़ को, अगर हम लोग अच्छा। अपनी लाइफ में अगर थोड़ा इसको देखेंगे, इवन हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एवरीबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम, एवरीबडी इज इन द प्रॉब्लम। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मैं मेरे पास एक भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, एवरीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम। लेकिन क्या मालूम, उसको ये मालूम होना कि देयर आर सोल्यूशन इज अवेलेबल बिफोर द प्रॉब्लम। सो बस उसको क्या है सही। मालूम, ही हैज टू और शी हैज टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो हमारे सही। लिए सबसे बेस्ट क्या है मालूम, इजी। देखो भाई मैं बता, एक आप मेहनत करो भाई, एक आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना है, थोड़ा आप है ना टाइम निकाल को थोड़ा पढ़ो, डिस्कस करो। सेकंड क्या है बोले तो, यू गेट द हेल्प फ्रॉम द अल्लाह सुब्हान ताला। आप दुआ करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, बोलो कि अल्लाह मुझे इजी करे। तो अल्लाह अगर बोला जी कुन फया कुन, अगर बोल डाला हो जाता। तो है ना, जी। मतलब आप क्या करो, नमाज के ज़रिए से है ना, नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो, और पेशेंस के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से मदद हासिल करो। ये ऐसे ही नहीं है मालूम, देर आर बहुत डीप है इसमें। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप मेहनत भी करो और अल्लाह से मदद मांगना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट, अगर अल्लाह की मदद है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सही। तो कुछ कुछ सही भी नहीं हो बात। सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम है ना कितना भी नॉलेज रखो, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाओ, कुछ भी नहीं हो जी। सकता। ठीक है, सही है। तो आप अल्लाह पे जी तवक्कल रखो और थोड़ा मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो। और अगर आपको लग रहा नहीं भी मुझे थोड़ा टफ हो रहा है, अब ये समझो ऐसा भी हो सकता, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक, जितने भी है समझो, अब 3 लोग या 4 लोग जो भी है, भाई ये जी। क्या जी बोल रहे हैं, भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, वैसा लग रहा है आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, जी। इसको अगर ऐसा लग रहा है तो इग्नोर करो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। सही बता रहा हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो मैं बताया ना, डेटाबेस प्रेजेंटेशन, जो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज होना। क्योंकि आपका कैसा रहता है, तो जब टिकट्स आते हैं ना, उसको हम लोग अलग अलग सर्वर पे मूव करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सर्वर क्या होता है उसका उसका मालूमात होना ज़रूरी है। और उसके बाद जी एक स्क्रीन दिखाया ना, मैं यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है ना क्लाइंट बोल के, ये जी। क्लाइंट नथिंग बट सर्वर है। ये सर्वर का नंबर है 001। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मालूम होने के लिए मैं आपको क्या करा, वो चीज़ को बताया। तो आप अगर इतना भी आप डरो मत कि, ऐसा डरो मत कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी मत समझो। आप क्या करो, जब लैब में अब आते हैं ना, इंशाल्लाह जैसा मैं लैब शुरू करता हूँ ना, तो आपको धीरे 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 मालूम होता है कि हाँ भाई कितना इजी है, कितना अच्छा है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। बट अब बस लैब तक का है ना, टेंशन मत लो। लैब के बाद आप फुल फ्लेड्ज होके वहाँ से एक अलग सेशन रहेगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन। और इसके बारे में अगर आप जानो तो अच्छा है, नहीं जानो तो भी आपको कोई पूछेगा नहीं। याद रखो, आप कोई भी नहीं पूछेगा आपको ये चीज़। लेकिन नहीं, नॉलेज नॉलेज पर्पस। जानना अच्छा हाँ है ना, जानने जाने तो आगे के लिए बेसिक फाउंडेशन बनता। हाँ। आप माशाल्लाह से इफ्तिखार भाई के भी उनके बेटे भी है, उनको हेल्प कर देते, मैं हमारे घर वालों को हेल्प कर देता हूँ। हम्म। तो आप ये तो थोड़ा समझा देता हूँ, और थोड़ा जो एब्रीवेशन और डेफिनेशंस है, हाँ जैसे कि एसओपी है और इंटीग्रेशन है, हाँ हाँ। ये चीजें, अल्फाज जो है ना, ये बार बार आते रहते। तो ये अल्फाज की को समझना भी जरूरी है। तो जो जो आप पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह से अच्छा है मटेरियल आपका, वो मटेरियल को थोड़ा फ्रेश अप कर लेते रहते हैं हम लोग इंशाल्लाह। और एक चीज़ देखो, जैसा कि मैं बताया SAP GUI बताया। ठीक है, SAP GUI जी एक हाँ। स्क्रीन समझो, एक स्क्रीन है, और समझो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट समझो, इसको मैं थोड़ा यहाँ लेता हूँ। ठीक है, इस स्क्रीन को मैं यहाँ डाला, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, इस समझो, इस स्क्रीन का नाम है, इसका स्क्रीन का नाम है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीन का नाम है SPRO। एक ट्रांजिशन कोड बोलते हैं इसको, मैं बाद में बताता हूँ, जस्ट आप समझो। अगर मैं यहाँ पे ये जो स्पेस दे रहा है ना, स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको डाल के अगर मैं यहाँ हिट एंटर मारूंगा, तो मुझे क्या करेगा, वो एक SPRO को स्क्रीन पे लेके जाएगा। ठीक है, अब समझो,
आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको बताया कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, GUI बोलते बोले हम, ठीक है, SAP GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला। अब वहाँ पे क्या होता है मालूम है, क्यों इसको GUI बताया मालूम? अब समझो SPRO एक कोड है, अगर जैसा कोड डालेगा होते वो एक आपको लेके जाएगा, स्क्रीन पे लेके जाएगा, अब वो बताएगा SAP GUI मेरा SAP GUI SPRO नहीं आ रहा है करके बोलता, ऐसा इश्यू आ गया, ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा उन्हें, somebody is having problem, he cannot access the SAP GUI करको बोलता। अब तुम्हें SAP GUI नहीं मालूम, अब क्या आंसर देंगे? ये जी है। हाँ, ये बेसिक चीज़ है। हाँ जी, ये बेसिक चीज़ है। मैं आपको क्या है, ये बेसिक आप मिस नहीं करना, ये फाउंडेशन है आपका। हालांकि आपके इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? जी हाँ ठीक है, इंशाल्लाह कल हम लोग फिर 9:30 बजे इंशाल्लाह बैठेंगे, और हमारा है ना ये एप्लीकेशन लेयर पे एक इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन सभी आगे का। हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक समझो, ये भी एक इंट्रोडक्शन में होगा, क्योंकि थोड़ा एप्लीकेशन लेयर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यही जी एप्लीकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादातर, ये आने के बाद ही क्या हुआ, मार्केट में SAP का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, याद रखो। तो समझो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़। तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल जानेंगे इसके बारे में। तो अगर कोई अच्छी बात। डाउट है तो नोट करके रखो, अगर कोई डाउट है तो नोट करके भी रखो। कल भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत आप ब्रशअप हो जाओ, कल ब्रशअप करो इसको, मैं भी है ना, मैं इसको फिर मैं रिकैप को थोड़ा बहुत करूँगा, फिर इंशाल्लाह आगे मूव, जी जी ठीक है? मुस्तफा मेरे को ये बड़ी डाली तो अच्छा आया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारा जो है मिस हो गया, मेरे को वॉइस मिस हो गया, ये स्क्रीन मिस हो गया, मेरे को बहुत सारा तकरीबन नहीं 80। कोई बात नहीं इफ्तियार भाई, मैं इंशाल्लाह है ना, मैं आपको वीडियो, तो मैं आज एक दिन मुझे टाइम दो, मैं कल इंशाल्लाह कल सुबह में या दोपहर तक हाँ इंशाल्लाह मैं आपको ये PPT और जो भी मेरे पास अभी PPT है, जो वीडियोस है, वो आपको दे दूंगा मैं, ठीक है? आप हाँ, आज का आराम भी से एक बार रिवाइंड कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई डाउट है, आप समझ लो भाई, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल देखो। अब ये क्या है माना, अब समझो SAP है, SAP का लॉन्ग फॉर्म हमें मुजफ्फर बताया। अब समझो एक एप्लीकेशन बोले तो आपको नहीं मालूम, आप नोट करो वो व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप अगर माइनर भी अगर डाउट है ना, आप क्लियर करो उसको, ओके? कई को बोले तो इंग्लिश में एक कहावत है, ओके, इफ यू आर हेजिटेट टू आस्क ए सिंपल मिस्टेक इज सिंपल फॉर एवर बोल के, और इफ यू आर हेजिटेट टू आस्क क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना यार, कैसा भाई बहुत आसान है यार, क्यों पूछना करके बोलते हैं ना, लेकिन जिंदगी भर वो आसान नहीं रह जाता भाई, सिंपल था भाई, मैं समझा नहीं, देखो अभी तक बोलते, समझ में आया? तो ऐसा मत करो, जो भी अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको लग रहा है, आप शर्म ना नहीं इसमें, आप इंटरेक्ट करो, जो भी आपके क्वेश्चन से बोलो, आप समझो आपको नहीं मालूम व्हाट डू यू मीन बाय लेयर, आप बोले एक बार लेयर वो तो क्या मतलब, टायर बोले आप एक बार बोले, और उसके बाद आर्किटेक्चर वो तो क्या, आपको कुछ मालूम नहीं हो रहा मतलब। उसके बाद कोई वर्ड्स है, जैसा यहाँ डिकेट्स आया, डिकेट्स का मतलब 10 साल बोले हमें, यहाँ 2 डिकेट्स बोले तो 20 ईयर्स। तो ऐसा कुछ अगर नहीं मालूम, रियल टाइम नहीं मालूम हो आपको, कोई भी चीज़ नहीं मालूम है, वर्ड में हो या सेंटेंस में हो या जो भी हो, ठीक है, उसमें नहीं मालूम हो तो आप जो भी है मुझे पूछो, ठीक है? थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, 10-15 मिनट हम लोग रिकैप करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम नया सेशन शुरू करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो ठीक है भाई, चलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम।